हाँ जी, क्या हो गया? कई हंस रहे हैं।
हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में हमने? जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था? आयरलैंड का। क्यों आया था इंडिया इधर? मराठों का बढ़ाई सेनापति। राजस्थान में कहाँ कहाँ अटैक करता है? राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? कब करता है? अपनी कौन सी बुक में? जॉर्ज थॉमस। और इस बुक को पब्लिश कब किया गया था? किसके द्वारा? जेम्सटोड कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का रहने। वो कंपनी ने उसको किसकी सैनिक सेवा में भेजा था? दौलत राव सिंधिया। फिर उसे पश्चिमी राजपूत राज्यों का क्या बना दिया गया? पॉलिटिकल एजेंट। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? और वो उदयपुर में रहता, घोड़ा लेके घूमता, इसलिए अपनी हिस्ट्री लिखी तो कौन कौन से सोर्स यूज में लिए उसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उसको क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का जनक। उसके गुरुजी थे, उनका नाम क्या था? यति ज्ञानचंद्र। उसने 2 किताबें लिखी थी, नाम बताओ। एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसी किताब का एक और नाम था, क्या नाम था? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और दूसरी बुक का नाम ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इतनी बातें की थी। चलो थोड़ा सा उसी के आगे और पढ़ते हैं। बुक का नाम क्या है? उसकी बुक का नाम बताओ देखे दोबारा। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम था? मैंने आपको उस दिन ही कहा था कि पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग वही व्यक्ति करता है। उसने इस बुक में 2 वर्ड यूज में लिए थे अपने लिए। एक तो वर्ड यूज में लिया था राजस्थान, दूसरा वर्ड यूज में लिया था रायथान। कौन सा लिया था? उसकी बुक पब्लिश हुई थी 1829 में। इसका मतलब कोई पूछे कि पहली बार राजस्थान शब्द किसने प्रयोग किया? जेम्सटोड। कब किया था? और उसने राजस्थान के अलावा एक और कौन से शब्द का प्रयोग किया था? नीचे लिखो, किताबों के नाम के नीचे अलग से लिखो। 1829 ईस्वी में, इन 1829 एडी, 1829 ईस्वी में, इन 1829 एडी, जेम्सटोड ने हमारे प्रदेश के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। जेम्सटोड यूज्ड वर्ड राजस्थान और रायथान फॉर अवर स्टेट। जेम्सटोड ने हमारे प्रदेश के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। जेम्सटोड यूज्ड वर्ड राजस्थान और रायथान फॉर अवर स्टेट। जेम्सटोड ने हमारे प्रदेश के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। जेम्सटोड यूज्ड वर्ड राजस्थान और रायथान फॉर अवर स्टेट। ब्रैकेट में लिख लो प्रथम बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार इसी ने किया था। अठारह में वापस इंग्लैंड गया था और 1835 में इसकी वहां पर मृत्यु हो गई थी। वापस कब गया था इंग्लैंड ये? मृत्यु कब हुई थी? नीचे 2 लाइनें और लिखो। 1823 ईस्वी में, इन 1823 एडी, यह वापस इंग्लैंड चला गया था। ही रिटर्न टू इंग्लैंड। यह वापस इंग्लैंड चला गया था। ही रिटर्न टू इंग्लैंड। तथा वहीं पर 1835 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। एंड ही डाइड देयर इन 1835 एडी। तथा वहीं पर 1835 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। एंड ही डाइड देयर इन 1835 एडी। तथा वहीं पर 1835 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। एंड ही डाइड देयर इन 1835 एडी। अब इसकी 2 बुक्स, उन बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। उन बुक्स में क्या क्या लिख के गया था। पहली बुक का नाम क्या, दोबारा बताओ। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। हेडिंग डालो, वापस हेडिंग डालो। उन बुक्स के बारे में अपने बातें पढ़ेंगे। दोनों नाम लिख लेना उस बुक के। एक और नाम क्या था बताओ देखे? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया।
उसने राजस्थान नाम क्यों दिया अपना? राजाओं का स्थान है, इसलिए क्या कह दिया उसने? राजस्थान। तो कुल मिला के उसने राजाओं का इतिहास लिखा है। ये तो है, राजाओं का इतिहास लिखा है। तो उसने ये बुक अपने वापस इंग्लैंड जाने के बाद लिखी थी ना, यहां से नोट्स इकट्ठे करके ले गया, पब्लिश इंग्लैंड में ही करवाई थी उसने। तो जब उसने राजस्थान के राजाओं का इतिहास लिखा तो उसने इस बुक को इंग्लैंड के राजाओं को समर्पित किया। कहां के राजाओं को? जैसे भाई मैं राजस्थान के राजाओं का लिख रहा हूं, पर जो हमारे इंग्लैंड में भी राजा हुए थे, मैं उनको डेडिकेट करता हूं ये बुक, हमारे जो महान राजा हुए थे। तो इंग्लैंड के दो राजाओं को उसने बुक डेडिकेट की थी। एक राजा का नाम है जॉर्ज फोर्थ। क्या नाम है? एक राजा का नाम विलियम फोर्थ। क्या नाम था? तो ये बुक किसको डेडिकेट की गई है बताओ? डेडिकेट समझ गए ना? हम कोई काम करें, हम कहे भाई हम उसको समर्पित करते हैं, हम उसको डेडिकेट करते हैं, तो उसने ये बुक किस किस को डेडिकेट की? कौन थे जॉर्ज फोर्थ और विलियम फोर्थ? इंग्लैंड के राजा। कहां के राजा थे? लिखो, यह पुस्तक इंग्लैंड के राजाओं जॉर्ज चतुर्थ तथा विलियम चतुर्थ को समर्पित की गई थी। दिस बुक वॉज डेडिकेटेड टू इंग्लिश किंग्स जॉर्ज द फोर्थ एंड विलियम द फोर्थ। यह पुस्तक इंग्लैंड के राजाओं जॉर्ज चतुर्थ तथा विलियम चतुर्थ को समर्पित की गई थी। दिस बुक वॉज डेडिकेटेड टू इंग्लिश किंग्स जॉर्ज द फोर्थ एंड विलियम द फोर्थ। जॉर्ज चतुर्थ तथा विलियम चतुर्थ को समर्पित की गई थी। दो पार्ट में पब्लिश हुई थी। कितने पार्ट आए थे? लिखो, यह पुस्तक दो भागों में प्रकाशित की गई थी। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन टू पार्ट्स। यह पुस्तक दो भागों में प्रकाशित की गई थी। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन टू पार्ट्स। यह पुस्तक दो भागों में प्रकाशित की गई थी। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन टू पार्ट्स। अब लिखो प्रथम भाग, दोनों में अलग अलग पढ़ते हैं क्या क्या। देखो प्रथम भाग, फर्स्ट पार्ट। और इस बुक का जो फर्स्ट पार्ट था वो पब्लिश हुआ था 1829। कब पब्लिश हुआ था? तभी तो हमने पढ़ा 1829 में पहली बार राजस्थान वर्ड आया, क्योंकि बुक ही पहली बार कब आई थी? 1829। लिख लो, यह भाग 1829 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। दिस पार्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1829 एडी। यह भाग 1829 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। दिस पार्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1829 एडी। 1829 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अब क्या लिखा उसने? अब सुनना, देखो एक बात आगे हमेशा काम आएगी आपके। आप किसी भी देश की हिस्ट्री की बुक पढ़ लें, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, किसी भी गांव की, किसी भी शहर की कोई हिस्ट्री की यदि आप बुक पढ़ेंगे, तो उस बुक का जो पहला चैप्टर होता है ना, वो ज्योग्राफी होता है। क्या होता है? बुक किसकी? हिस्ट्री की। पहला चैप्टर किसका? क्यों? किसी भी देश की हिस्ट्री क्या होगी, ये बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करती है कि वहां की ज्योग्राफी क्या है। जैसी जहां की ज्योग्राफी होगी वैसी वहां की क्या होगी, है ना। जैसे आप हमेशा नोटिस करेंगे, वे लोग जो पहाड़ों के अंदर रहे, वे लोग जो लड़ाकू ज्यादा हुए, क्योंकि पहाड़ों में लड़ने की जगह मिल जाती है। थोड़ी सेना लेके भी लड़ सकते हो, छापा मार लड़ाई। कैसी लड़ाई? गुरिल्ला वॉर। 50 आदमी भी कहीं पे पहाड़ों में बैठे हो, सामने से यदि एक बार तो 500 की फौज आएगी तो भी रोक लोगे, क्योंकि अगलों को तो रास्ता भी नहीं पता किधर है, तुम पता नहीं कहां कहां बैठे हो लोकेशन लेके। इसलिए सोले मूवी में गब्बर सिंह अपने 3-4 लोगों को लेके पहाड़ पे बैठा रहता है, उसके बावजूद पूरे गांव को तबाह करके रखता है एकदम। तो पहाड़ों के अंदर रहने वाले लोग हमेशा लड़ाकू टाइप के ज्यादा हुए। तो इसका मतलब जहां की जैसी ज्योग्राफी होगी वैसी वहां पर क्या होगी। अच्छा, आप और नोटिस करेंगे, जो लोग बनिस्बत मैदानों के अंदर रहे हैं वहां लड़ाइयां उन्होंने कम की है ना, क्योंकि मैदान में रहे तो सामने यदि सेना अगर आपकी सेना का मत लड़ने का आपके पास कोई तरीका नहीं, फिर आपको संधि ही करनी पड़ेगी। ये भी हमेशा कान रहे। तो पहला चैप्टर हमेशा हिस्ट्री की बुक का क्या होगा? ज्योग्राफी। तो जब उसने भी हिस्ट्री अपनी लिखनी शुरू की तो पहले चैप्टर में क्या लिखेगा? तो इसमें राजस्थान का भूगोल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राजस्थान का भूगोल। फिर उसने बताया, अब जैसे मान लो आज यदि आपने कह दिया आज के राजस्थान पे एक बुक लिखो, आज का राजस्थान कैसा है, तो अपने पहले लिखेंगे भाई आज का राजस्थान का भूगोल लिखेंगे। तो अपने भूगोल में लिख सकते हैं भाई राजस्थान में हमारे पहाड़ है, राजस्थान में पठार है, राजस्थान में मैदान है, ऐसा कुछ लिखेंगे। फिर हम ये लिखेंगे कि राजस्थान कितने जिलों में बंटा हुआ है, राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, कितनी तहसीलें, ये भी तो बताएंगे, तभी तो हम बता पाएंगे हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। तो दूसरा चैप्टर है प्रशासनिक व्यवस्था। क्या है?
प्रशासनिक व्यवस्था। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? आज तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है? हम कहेंगे एक राज्य है, उसमें 41 जिले हैं। कितने जिले हैं? हम कहेंगे राज्य में हमारे एक मुख्यमंत्री होता है, उनके नीचे खूब सारे मंत्री जी होते हैं, जिलों में जिला कलेक्टर होते हैं, तहसील में तहसीलदार होते हैं। ऐसा कुछ बताएंगे हम? अच्छा, उस समय जिले तो होते नहीं थे। उस समय तो क्या होते थे? अच्छा, राजस्थान एक भी नहीं था उस समय। तो मेवाड़ का इतिहास अलग लिखा उसने, मारवाड़ का अलग, बूंदी का अलग और कोटा का अलग। अब तो राजा के राज होते थे ना, कि मान लो जयपुर का राजा है, तो जयपुर का राजा तो रहता जयपुर में, बाकी कौन संभालेगा भाई साहब? ये दुद्दू कौन संभाले, बगरू कौन संभाले, चाकसू कौन संभाले, उनियारा कौन संभाले? ये भी तो संभालने ही पड़ेंगे। तो वो अपने भाइयों की पोस्टिंग कर देता, अलग अलग भाइयों को था, अलग अलग संभालो रहे। ये जो उसके भाई अलग अलग इलाकों को संभालते थे, इनको बोलते सामंत। क्या बोलते? सामंत। कौन होते थे सामंत? ज्यादातर जो राजा होता था, राजा के जो भाई होते उनको क्या बोला करते थे? फ्यूडल लॉर्ड बोलते हैं उनको, सामंत बोला करते। राजाओं के टाइम की व्यवस्था ये थी। आज भी सामंत बनते हैं, आज पेपर देना पड़ता है RSIS का। फर्क इतना ही है, पहले राजा कहता मेरा भाई ही बनेगा, लोकतंत्र कहता ना भाई साहब, जिसमें योग्यता होगी वो ही बनेगा, दूसरा बनेगा। राजा वाले भाई में दोनों चीज हो सकती है, योग्यता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अब तो कह दिया गया नहीं साहब, पेपर दो, पेपर में जो पास होगा वो ही बनेगा, दूसरा बनेगा नहीं है। तो आज भी तरीका तो वही चल रहा है, बस थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। जैसा सिस्टम चेंज होता है वैसी बातें भी चेंज हो जाती है। तो दूसरे चैप्टर में उसने लिखी है सामंती व्यवस्था। क्या लिखिए? कैसे राजा बनता है, कैसे अपने भाइयों को जमीन बांटता है, उन भाइयों के क्या राइट्स होते हैं, राजा के क्या राइट्स होते हैं, लड़ाई होती है तो क्या होता है, टैक्स कितना लेते हैं, ये जो सब पूरी बातें उसने एक चैप्टर में और लिखी है। एक तो उसने लिखा राजस्थान का भूगोल, एक लिखी राजस्थान की सामंती व्यवस्था। क्या लिखी? राजस्थान की। अब ये तो राजस्थान का इंट्रोडक्शन हुआ, राजस्थान क्या है तो उसका भूगोल लिखा, राजस्थान का सिस्टम कैसा है तो सामंती व्यवस्था लिखी। अब उसको राजस्थान की हिस्ट्री लिखनी शुरू करनी है। अब मैंने वापस बताया, हिस्ट्री अपने एक तो हो नहीं सकती थी, अलग अलग जगह के राजा, तो हिस्ट्री भी क्या होगी? अलग अलग। तो वो कहाँ रहता था खुद? उदयपुर। तो उसने मेवाड़ से शुरू किया। कहां से शुरू किया? क्योंकि उदयपुर वाला भूभाग क्या कहलाता है? मेवाड़। तो इसलिए इस पहले पार्ट के अंदर 3 बातें हैं, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की सामंती व्यवस्था, मेवाड़ का इतिहास। बताओ क्या क्या आगे बात समझ में? लिखो। इस भाग से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। दिस पार्ट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस भाग से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। दिस पार्ट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस भाग से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। दिस पार्ट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डैश लगा दो, 1 2 3 लगा के लिखो। 1 नंबर लगा के लिखो राजस्थान का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। दूसरा लिखो राजस्थान की सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम ऑफ राजस्थान। तीसरा लिखो मेवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का इतिहास याद रह जाएगा। अब लिखो दूसरा भाग। फर्स्ट पार्ट हो गया, लाइन चेंज कर लिखो। दूसरा भाग, सेकंड पार्ट। पहला पार्ट कब पब्लिश हुआ उसका? 1829। ये उसके 3 साल बाद पब्लिश हुआ। 3 साल बाद मतलब 1832 लिखो। यह भाग 1832 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। दिस पार्ट वाज पब्लिश्ड इन 1832 AD। यह भाग 1832 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। दिस पार्ट वाज पब्लिश्ड इन 1832 AD। अब इसमें क्या है? अब उसने हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी, तो मेवाड़ कंप्लीट हो गई, फिर बाकी का लिखेगा। तो अन्य रियासतों का इतिहास जो मिलता है वो कौन सी बुक से मिलता है? लिखो। यह भाग राजस्थान के अन्य रियासतों के इतिहास की जानकारी देता है। दिस पार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान। यह भाग राजस्थान के अन्य रियासतों के इतिहास की जानकारी देता है। दिस पार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अन्य रियासतों के इतिहास की जानकारी देता है। दिस पार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान। जैसे कौन कौन से स्टेट है, थोड़ा नाम लिख लेते हैं। जैसे लाइक, बाकी सब इसी में दूसरे, मारवाड़,
देख लो मारवाड़, ये जोधपुर वाला जो इलाका था इसको क्या बोलते थे? मारवाड़। बीकानेर, बीकानेर। जैसलमेर, जैसलमेर। सिरोही। जयपुर को पहले बोलते थे आमेर, क्या बोलते थे? लिख लो आमेर। आमेर मतलब क्या हो गया? जयपुर। बूंदी, कोटा, दोनों लिख लो, बूंदी और कोटा अलग अलग लिख लो। बूंदी, कोटा। तो कौन कौन सी रियासतें होगी बताओ, देखिए। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, आमेर। कुल मिला के मोटा मोटा अपने याद करना है, मेवाड़ को छोड़ के बाकी सबका, है ना? कोई अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं। मेवाड़ का फर्स्ट में है, बाकी किसी का पूछ ले किसमें, सेकंड में। बाकी सब उसने किसमें डाल दिए थे? सेकंड में। फर्स्ट पार्ट में केवल मेवाड़ी क्यों है? क्योंकि बाकी भर गया भूगोल में, सामंती व्यवस्था में। यही तो हुआ। तो पहले पार्ट में तो क्या क्या बताओ? राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की सामंती व्यवस्था, मेवाड़ का इतिहास। दूसरे में क्या? बाकी सारा। बाकी सारा कौन सा? जो जो तेरे को पता है वो सब। तो सब का लिख दिया था उसने, पूरे राजस्थान का इतिहास ही लिख दिया था बाकी में। अब दूसरी बुक का नाम लिखो। दूसरी बुक कौन सी है? ये बुक भी उसने दो लोगों को समर्पित की। एक तो अपने गुरु जी को, गुरु जी का नाम क्या था? ये थी ज्ञानचंद्र जी को। एक क्या हुआ, देखो मैंने उस दिन भी आपको, लास्ट क्लास में भी हमने बातें की थी कि टोड जब वापस गया ना यहाँ से, तो टोड ने जाके इंग्लैंड में राजस्थान की बहुत तारीफें की। उसने राजस्थान के बारे में घूम घूम के लोगों को बताया कि राजस्थान कितना सुंदर है, वहां पे देखने लायक चीजें क्या है, कौन से टेम्पल्स अच्छे हैं, कौन से फोर्ट्स अच्छे हैं, कौन से इलाके में क्या क्या होता है, सब चीजें। तो लोगों का इधर बढ़ा, लोग इधर ज्यादा आने लगे, अट्रैक्ट हुए राजस्थान की तरफ। तो उसके साथ में एक कर्नल थे, जेम्स टोड खुद कर्नल था। तो एक कर्नल थे, उनका नाम था विलियम हंटर ब्लेयर। क्या नाम था कर्नल का? कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर। नाम बताओ, क्या नाम दोबारा? तो विलियम कर्नल हंटर ब्लेयर की पत्नी राजस्थान घूमने के लिए आई, उसकी वाइफ राजस्थान घूमने के लिए आई। तो वो जाती है देलवाड़ा। कहां जाती है? उसने देलवाड़ा के बारे में टोड से सुना था, तो वो बेचारी देलवाड़ा गई। देलवाड़ा गई तो उसने देलवाड़ा के अंदर जाके, और देलवाड़ा में एक बहुत सुंदर मंदिर है, आदिनाथ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? जैनों के जो पहले भगवान जी है, ऋषभ देव या आदिनाथ जी, उनका मंदिर है। टोड अपनी बुक में लिखता है कि भारत में सबसे सुंदर है ताजमहल, दूसरा सबसे सुंदर है आदिनाथ जी का मंदिर। सबसे सुंदर तो क्या है? आगरा का ताजमहल। दूसरा सुंदर कुछ है तो वो देलवाड़ा का आदिनाथ जी का। तो लोग बड़े प्रभावित थे, वो आई तो उसको वाकई बहुत सुंदर लगा। तो उसने आदिनाथ जी के मंदिर की पेंटिंग बनाई, उस महिला ने। किसने? कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर की पत्नी ने। किसने बताओ? पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बना के वापस टोड के पास गई। मतलब टोड उस पेंटिंग को देख के रोने लग गया था। टोड ने उस महिला कहा था कि तुम राजस्थान जाकर नहीं आई हो, मेरे लिए राजस्थान लेकर आई हो। तुम राजस्थान जाकर नहीं आई हो, मेरे लिए राजस्थान। तो भी टोड इतना इंप्रेस हुआ था कि उसने बुक उस महिला को डेडिकेट करती थी, दूसरे वाली। और वो जो पेंटिंग थी उसकी, वो उसका कवर फोटो बनाया था। कोई बुक होती है उसका कवर होता है, तो उसके कवर पर वो फोटो लगाई थी जो महिला बना के ले गई थी। कौन से मंदिर की? तो ये बुक भी उसने दो लोगों को डेडिकेट कर दी। एक तो अपने गुरु जी को, ये थी ज्ञानचंद्र। एक विलियम कर्नल, सॉरी कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर की पत्नी। नाम वाम नहीं लिखा उसने, वैसे लिखा मिसेज कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर, कि उनकी पत्नी को मैं समर्पित करता हूँ। ये बुक उसके मरने के बाद पब्लिश हुई थी 1839 में। कब पब्लिश हुई? भाई 35 में मर गया था वो, तो ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 39। लिखो। यह पुस्तक 1839 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1839 एडी। यह पुस्तक 1839 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1839 एडी। यह पुस्तक 1839 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। लाइन चेंज करके लिखो। यह यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की गई थी। इट वॉज डेडिकेटेड टू यति ज्ञानचंद्र। यह यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की गई थी। इट वॉज डेडिकेटेड टू यति ज्ञानचंद्र। लाइन चेंज करके लिखो।
यह कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर की पत्नी को समर्पित की गई थी। यह कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर की पत्नी को भी समर्पित की गई थी, लिखना। इट वॉज डेडिकेटेड टू वाइफ ऑफ कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर ऑल्सो। यह कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर की पत्नी को भी समर्पित की गई थी। इट वॉज डेडिकेटेड टू वाइफ ऑफ कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर ऑल्सो। अब ये तो मैंने बताई थी, अब उसने जाते जाते लिखी है, घूमता घूमता गया था, लिखिए। तो फिर वो गांव में सब चीजें बताएगा, तो उसको गांव में जो कल्चर दिखाई दी, उन दिनों चूंकि राजपूत राज्य थे तो थोड़ी कल्चर पर प्रभाव भी किसका होगा, राजपूतों का। एक तो उसने इस बुक में राजपूत कल्चर के बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा है? गांव में बीच में जो जो उसको कल्चर दिखाई दी। अच्छा, मैंने उस दिन बताया था आपको, उदयपुर, पाली, सिरोही, गुजरात, ये इलाका था उसका। इधर अपने ट्राइब्स खूब रहती है, ग्रासिया खूब सारे रहते हैं, भील खूब सारे रहते हैं, तो उनके बारे में लिखता हूं कि आदिवासियों का जीवन कैसा है, ट्राइबल लाइफ। तो उस ट्राइबल लाइफ के बारे में लिख के गया है, वो लोग कैसे रहते हैं, अपने घर कैसे बनाते हैं, उनमें शादी ब्याह कैसे होते हैं, किस प्रकार से वो लोग, खेती का तरीका है उनका क्या है, सब बातें लिख के गया। अब वो जब गांव गांव के अंदर होके जाएगा तो गांव के अंदर तो लोग अंधविश्वास भी खूब सारे मानते हैं। किसी ने गले में ताबीज भी पहन रखा, तो उसने तो पूछा कि ये ताबीज क्यों बनवाया, तो वो उनके बारे में कि भाई गांव के लोगों का किन किन चीजों में विश्वास है, उनके बारे में भी खूब सारी बातें बताता हूं। सुपरस्टिशंस, गांव से होके गया तो गांव में तो उसको मंदिर भी मिलेंगे, तो कौन कौन से मंदिर कहां कहां मिले, कब कब बने, किसने बनवाए, किसने तोड़े। अब मंदिरों में जब तोड़े हैं तो उनकी मूर्तियां तोड़ी हुई है, तो किसकी मूर्तियां हैं, क्यों तोड़ दी गई, ये सब भी बताया उसने। इस दूसरी बुक में बेसिकली वो आम जनता की बातें करता है। तो क्या क्या बताता है, पहले में तो राजाओं का बताता, दूसरे में पब्लिक लाइफ बताता हो। तो कौन सी पब्लिक लाइफ? राजपूत संस्कृति, आदिवासियों का जीवन, अंधविश्वास, इन सब की जानकारी उसने कौन सी किताब में दी है, लिखो। यह पुस्तक निम्नलिखित जानकारियां प्रदान करती है। दिस बुक प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यह पुस्तक निम्नलिखित जानकारियां प्रदान करती है। दिस बुक प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उतार लो कौन कौन सी जानकारियां बोर्ड पे लिख रखी है हमने। बताओ कौन कौन से? राजपूत संस्कृति, आदिवासी जीवन, अंधविश्वास, मंदिर और मूर्तियां। ये सब कौन सी बुक में बातें हैं उसकी? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। कौन सी बुक में? ट्रेवल्स इन, है ना। पूरा यूं राजस्थान गुजरात घूमता घूमता गया था, तो गांव में जो जो देखा वो सब कुछ लिख के चला। बहुत छोटी सी बुक है, वो बुक बहुत बड़ी है, क्योंकि उसमें खूब सारी हिस्ट्री लिखी है उसने, दो पार्ट्स में, बड़े बड़े दो पार्ट्स है। ये तो बहुत छोटी सी बुक है, 250 के पन्नों के आसपास की बुक होगी। आप कभी लाओ तो मिल जाएगी, हिंदी में भी मिलती है, पश्चिमी भारत की यात्रा। वो दो बल्कि पार्ट है उसके, वो दो बड़े बड़े पार्ट है। तो उसने दो किताबें लिखी। एक किताब तो कौन सी लिखी? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरी किताब लिखी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। पहली बुक में राजाओं की हिस्ट्री है, दूसरी बुक में जनता, पब्लिक लाइफ जो भी, उसको जो दिखा उसने वैसा वैसा बेचारे ने लिख लिया। ठीक है, ये दो लोग, अंग्रेजों के दो लोग, जिनका राजस्थान से कॉन्टेक्ट रहा, जिन्होंने राजस्थान के बारे में कुछ ना कुछ लिखा। उसमें एक व्यक्ति राजस्थान का नाम क्या देके गया? राजपूताना। दूसरा व्यक्ति राजस्थान का नाम, तो आज जो राजस्थान नाम हम यूज में लेते हैं, ये तो देने वाला आदमी कौन था? कर्नल जैमसी टोड। अब ना हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा जाता है। एक हिस्ट्री का होता है प्राचीन काल, एक हिस्ट्री का होता है मध्यकाल, एक होता है उसका आधुनिक काल, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। कौन कौन से तीन बताओ? किसी भी देश का इतिहास इन तीन भागों में बांटा जाता है। भारत के इतिहास को इन तीन भागों में अंग्रेजों ने बांटा। अंग्रेजों ने कहा ये तो तुम्हारा प्राचीन काल है, ये तुम्हारा मध्यकाल है, और ये तुम्हारा आधुनिक। अंग्रेजों का एक इतिहासकार हुआ था, उसका नाम था J.S. मिल। क्या नाम था? उसने हमें तीन भागों में बांट दिया था कि एंशिएंट इंडिया अलग, मिडिवल इंडिया अलग और मॉडर्न इंडिया अलग।
हमने पूछा उससे कि भाई ये तेरा जो पार्टीशन है, ये जो तेरा डिवीजन है, ये कैसे है, क्या किस तरीके से, क्या भाई कहां से कहां तक तुम एंशियंट मानोगे, कहां से कहां तक मिडिवल और कहां से कहां तक मॉडर्न है तुम्हारा। तो उसने कहा सिंपल लॉजिक है भाई साहब ये तो। उसने कहा कि जैसे मैं कुछ नाम लेता हूं, कालिदास, स्वपन वासवदत्ता, वराह मिहिर, आर्य भट्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम, पुलकेशिन, हर्षवर्धन, एहोल, रवि कीर्ति, राजराजेश्वर, ये सब क्या है। मैं कहा संस्कृत के फूटरे फूटरे नाम बोले यार तुम। उसने कहा अभी रुको। उसने कुछ नाम चेंज किए। उसने कहा अबू बकर इसामी, फतुहा उस सलातीन, यह्या बिन अहमद सरहिंदी, तारीख फिरोज शाही, ताजुल मासिर, हसन निजामी, सकीनतुल ओलिया, सफीनतुल ओलिया, नुसर नुसर नुह सिपेहर, तुगलकनामा। उसने कहा अब की बार कैसे लगे। हमने कहा हालात बदल गए। उसने कहा रुको जरा सब्र करो अभी तो। उसने थोड़े नाम और लिए, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, गैगिंग एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट, हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच। उसने कहा अब की बार। हमने कहा तो और बदल गए हालात। उसने कहा पहले जो मैंने नाम लिए थे वो संस्कृत में थे, वो तुम्हारा प्राचीन काल है। जब हिंदू राजा राज कर रहे थे वो तो कौन सा हो गया। बाद में जो नाम लिए वो फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में, जब मुसलमानों का राज आ गया था तो वो तुम्हारा कौन सा हो गया, मध्यकाल। लास्ट में नाम लिए वो अंग्रेजों के, जब अंग्रेजों का अंग्रेजी भाषा आ गया, जब अंग्रेजों का राज आ गया था वो कौन सा था। अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से ये एस्टेब्लिश किया कि भारत आधुनिक तब हुआ जब अंग्रेज आए, भारत मॉडर्न तब हुआ जब इसका मतलब पहले तुम अंधेरे में थे, हमने तुम्हें लाइट दिखाई। इससे पहले तुम आधुनिक ही नहीं थे। उनकी हिस्ट्री तो यही कहती है। अब उसी हिस्ट्री को जब हम राजस्थान पे अप्लाई करेंगे तो ये राजस्थान में होगा। प्राचीन जब हिंदू राजाओं का राज था वो तो कौन सा हो गया, प्राचीन काल। मुसलमान राजाओं के बराबर जो राज आया वो कौन सा हो गया, मध्यकाल। अंग्रेजों के बराबर जो राजाओं का राज आया वो कौन सा हो गया। पर अपने पास प्राचीन की जानकारियां बहुत कम है अभी तक राजस्थान की, क्योंकि प्राचीन काल की जानकारी मिलने के दो सोर्स हो सकते हैं, एक तो किताबें, एक एक्सकेवेशन, खुदाई। या तो इस जगह को खोदो और खोद के पता लगाओ क्या है, या यहाँ के बारे में बुक्स मिले। बुक्स ज्यादा मिलती नहीं है, खुदाई अभी राजस्थान में ज्यादा हुई नहीं। बहुत कम कम जगह की खुदाई भी है, अभी तक चल ही रही राजस्थान में खोज। अभी जैसलमेर के अंदर खूब सारी पुरानी चीजें मिल गई, भरतपुर में अभी खूब सारी पुरानी चीजें मिल गई। धीरे धीरे खुदाई होगी तो और चीजें मिलेगी। जब हम एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तब हम एक महीना लगाते हैं, एक रजिस्टर भरते हैं। जब एंशियंट राजस्थान पढ़ते हैं ना, तब पन्ने भरते हैं, 9 दिन लगते हैं, 3 खत्म हो जाता है इतने के अंदर। और एंशियंट इंडिया जब पढ़ते हैं तो उसमें राजस्थान का नाम ही नहीं आता, एक दो जगह को छोड़ के। एक दो जगह नाम आता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तब हम कालीबंगा पढ़ लेते हैं कि कालीबंगा नाम की कोई एक चीज हुई थी। हम जब मौर्य काल पढ़ते हैं तो अशोक नाम का एक राजा है और उसके भाबरू में अभिलेख मिल गया था, तो उसका भाबरू अभिलेख पढ़ लेते हैं। हम जब गुप्त राजा पढ़ते हैं तो बयाना में उनके सिक्के मिल गए थे, तो बयाना से उनके सिक्के पढ़ लेते हैं। पर मध्यकाल में जब मध्यकाल की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें राजस्थान बार बार आता है। मध्यकाल की इंडिया की हिस्ट्री को आप राजस्थान के अलग करके राजस्थान को हटा के पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि यदि आपको मध्यकाल में दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है तो आपको चित्तौड़ का रतन सिंह, आपको रणथंभौर का हमीर और जालोर का कानड़ देव सोनगरा तीनों पता होने चाहिए। यदि आपको मध्यकाल में अकबर की हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको मेवाड़ का महाराणा प्रताप, आपको मारवाड़ का चंद्रसेन, आपको सिरोही का सुल्तान देवड़ा पता होना चाहिए। यदि आपको मध्यकाल के अंदर औरंगजेब का राज पढ़ना है तो आपको मेवाड़ का महाराणा राज सिंह और मारवाड़ का दुर्गादास राठौड़ पता होना चाहिए। इसका मतलब मिडिवल हमारा सबसे लंबी हिस्ट्री है, क्योंकि मिडिवल में हम लड़े हैं दिल्ली वालों के साथ। अच्छा, एंशियंट में क्यों नहीं लड़े, कारण कि एंशियंट की राजधानी थी भारत की पाटलिपुत्र। कौन सी थी, तो वहां से इधर लड़ने कैसे आते। पाटलिपुत्र बहुत दूर पड़ गया। मध्यकाल में भारत की राजधानी होगी दिल्ली, तो हमारे नाक के ठीक ऊपर। पहले दिल्ली वालों से हमारी लड़ाई होगी और किसकी लड़ाई होगी, तो अपनी लड़ाइयां ज्यादा हुई है उधर साइड में। अब आया आधुनिक। जब आधुनिक आया तो आधुनिक काल में भारत की हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो 40 दिन लगते हैं, 1.5 रजिस्टर बढ़ जाता है। खूब सारी चीजें पढ़ते हैं हम, दो प्रकार की चीजें पढ़ते हैं, किस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया और किस प्रकार से हमने उस कब्जे को हटाया। दो चीजें, अंग्रेजों का कब्जा और हमारा फ्रीडम मूवमेंट। तो पहले हम ये पढ़ते हैं अंग्रेजों ने रेलवे लाइन कैसे बिछाई, अंग्रेजों ने अकाल के समय क्या किया था, अंग्रेजों ने शिक्षा में क्या क्या किया था। फिर हम पढ़ते हैं गांधी जी ने क्या किया, 57 की क्रांति में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, नरम दल क्या था, गरम दल क्या था, भगत सिंह कौन थे। तो दो सेपरेट पार्ट में पढ़ते हैं, पर उसमें राजस्थान का नाम ही नहीं आता कहीं। आप सब लोगों ने 10 तक तो हिस्ट्री पढ़ी होगी। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 11 12th में भी हिस्ट्री थी, ऐसे लोग जिनके पास बीए में भी हिस्ट्री है, या किसी ने आप में से एमए कर रखा हो हिस्ट्री में।
अच्छा, सब लोग अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हिस्ट्री तो सबने थोड़ी थोड़ी तो पढ़ी है। बताओ कितनी जगह आपने पढ़ा कि भगत सिंह ने भरतपुर में आके कहा इंकलाब जिंदाबाद? या कभी आप पढ़ते हो कि गांधी जी ने अहमदाबाद से लेकर दांडी तक की यात्रा की? कभी पढ़ा गांधी जी ने जयपुर से लेकर दूदू तक की यात्रा की है? कभी पढ़ा आपने कि सुभाष चंद्र बोस ने बीकानेर जाके कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? क्योंकि वो जो गांधी जी के, भगत सिंह के, सुभाष चंद्र बोस के जो आंदोलन है वो अंग्रेजों के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? राजस्थान में अंग्रेज थे ही नहीं, अपने अंग्रेजों का राज आया ही नहीं, अपने राजाओं का राज ही बना रहा। क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले तो भारत में वहां कब्जे किए जहां पानी था। जहां क्या था? उनको बिजनेस करना था, पानी वाले जहाजों से बिजनेस करना था, इसलिए उन्होंने कब्जा किया कलकत्ता, उन्होंने कब्जा किया बॉम्बे, उन्होंने कब्जा किया मद्रास। 3 बड़े सेंटर बनाए, यहां से हम हमारा बिजनेस करेंगे। अपने पास पानी था नहीं पीने कोई, तो उन्होंने कहा रहने दो, तुम रहो मजे करो, तुम कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारी हमें। फिर अंग्रेजों ने जब पानी वाले पे कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों ने लगा खेती पे भी तो कर ले, तो अंग्रेजों ने कब्जा किया पंजाब, अंग्रेजों ने कब्जा किया हरियाणा, अंग्रेजों ने कब्जा किया यूपी, अंग्रेजों ने कब्जा किया एमपी। इधर भी अपना मामला थोड़ा हल्का ही था, खेती वाले मामले में भी ज्यादा अपने पास कुछ ही था नहीं, तो अंग्रेजों ने कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी है ना, हमारे को तेरी को ज्यादा आवश्यकता। फिर हमारे और अंग्रेजों के क्या रिलेशन बने? हमारे बीच में कॉमन चीज आ गए थे, मराठे। क्या गए थे? मराठों की लड़ाई अंग्रेजों से, मराठों की लड़ाई राजस्थान से, हम दोस्त बने फिर। तो इसलिए हमारी अंग्रेजों के साथ में संधियां थी। हमारी क्या थी? अंग्रेजों के साथ संधियां थी हमारी। इसलिए आप देखते हो कि राष्ट्रगान में सबके नाम है आपको छोड़ के, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, आप हो ही नहीं उसमें, क्योंकि आप भारत में नहीं थे। मैं राष्ट्रगान भारत के लिए लिखा गया, आप भारत में उस समय आते तो आप अलग ही थे, आप राष्ट्रगान गा ही नहीं रहे थे, आपने 47 के बाद गाना शुरू किया, बाकी वाले पहले गा रहे थे। हमें बाद में भारत में मिलाया गया, राजस्थान का भारत में विलय किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, हम नहीं, हम तो आजादी थे। क्यों? किससे आजाद हुआ? अंग्रेजों से। हमारे तो अंग्रेज ही थे। वो छोटा 3rd 4th क्लास में पढ़ता था, तो क्लास में जो सर थे उन्होंने भगत सिंह के बारे में पढ़ाया, मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया भगत सिंह। छोटी उम्र में करता ही है, 20 22 25 30 साल तक भी भगत सिंह अट्रैक्ट ही करे, भगत सिंह हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे दादाजी मुझे कहानियां सुनाते थे दिल्ली श्याम को, पर उनकी कहानियां वैसी थी, राम जी, कृष्ण जी, राजा बलि, हिरण्यकश्यप, कंस, वासुदेव, वो कहानियां थी। या थोड़ी बहुत वो राजाओं की सुनाते। मैं बीकानेर का हूं, हमारे बीकानेर साइड के जो राजा थे उनकी वो कहानियां सुनाते, ए फलाने राजा ने ये किया था, उस राजा ने ये किया। उस दिन मैंने शाम को दादाजी से जाके पूछा कि मुझे भगत सिंह की कहानी सुनाओ। उन्होंने मेरे से वापस पूछा कौन है ये? उन्हें लगा किसी राजा का नाम होगा। अच्छा, वो पढ़े लिखे नहीं है, जैसा उनका श्रुति परंपरा में ज्ञान सुन सुन के जितना ज्ञान है उतना ज्ञान है उनको। और मैंने कहा क्या बात करते हो आप, जानते नहीं, क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। उन्होंने कहा देख बेटा मेरे को नहीं आती ये सब बातें। मैं क्यों? अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उनकी कहानी क्यों नहीं जानते आप? आपने ये कहानियां क्यों नहीं सुनी? उनका तो यार लड़े होंगे यार कोई अंग्रेजों से, अपने तो यहाँ कोई लड़ाई हुई नहीं, मैं तो अपने इलाके की जानता हूँ। तो अपने यहाँ क्यों नहीं हुई अंग्रेजों की लड़ाई? अपने अंग्रेज थे ही नहीं। तो मुझे लगा इनको पता नहीं है पूरा। मैंने कहा दादाजी आपको पता नहीं, थे अंग्रेज थे। उनका नहीं थे। अब क्लास में उस दिन हमें बताया था अंग्रेज शोषण करते थे, अंग्रेज लूट लिया करते थे। मैंने उनका कि क्या बात करते हो, अंग्रेजों ने लूटा है? उनका किसको? मैं अपने को, अपने से क्या लूटते? नंगा नाहे क्या, निचोड़े क्या, अपने लूटा है भाई साहब। आस पास को आता जाता होता था ना, अपने लूट लिया करते थे, अपने को लूटने वाला कोई हुआ? मैंने वापस उनको पूछा कि मेरे को आज सर ने बताया कि वो टैक्स लिया करते थे, तो अपना जो गांव का टैक्स था वो कौन लेता? नाम बता, गांव का टैक्स सामंत लिया करते। तो वो फलान जी को जानते तू अपने गांव में? हाँ, तो फलान जी लेते थे। फिर वो किसको जमा कराते? जयपुर के राजा, बीकानेर के राजा को जमा करवा दिया करते थे। अंग्रेज के भाई मैंने तो नहीं देखे। आपका जन्म कब हुआ था? मेरे दादाजी का जन्म आजादी से पहले का है, 90 के आसपास एज है उनकी, तो आजादी से पहले जन्म हो गया था उनका। तो मैंने कहा आपने, अंग्रेज तो 15 अगस्त 1947 को गए हैं, तो आपने नहीं देखा, अंग्रेजों का राज नहीं देखा? उन्होंने वापस मुझे कहा अपने अंग्रेजों का राज नहीं था, अपने तो बीकानेर के राजा, फाड़ फाड़ इसको, फाड़ पर्ची फाड़ी, अभी फाड़, तू फाड़, तू तेरे हाथ में जिसके, फाड़ दे इसको, पर्ची लेके वापस फाड़। फाड़ दी? हाँ। कोई पर्ची नहीं भेजेगा, मैं तुम्हारा जेठ नहीं लगता। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए किसी भी एक व्यक्ति में
कि पर्ची भेजने का मतलब है 20 लोगों की पढ़ाई खराब करनी। वहां से पर्ची आनी शुरू होती है, वो अगले को देता है कि ले, फिर वो उसको पढ़ता है क्या है, फिर वो अगले को देता है, वो पढ़ता है। यदि आपकी वजह से किसी दूसरे की पढ़ाई खराब होती है, इसका मतलब आप में कॉमन सेंस छोड़िए, एटिकेट से खत्म हो गए। आपको सवाल पूछने हैं, आप क्लास में 4 बार खड़े हुए सवाल पूछिए, मैं उत्तरदायी हूं उन सबके लिए। पर्चियां नहीं, किसी भी विषय में किसी प्रकार की पर्चियां नहीं भेजी जानी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि हम क्लास में खड़े होकर सवाल नहीं पूछ सकते, प्लीज आज भी तीसरा दिन है, फीस जमा मत करवाइए। यह तैयारी ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनसे 50 लोगों में खड़ा होकर बोला भी ना जाए। फिर आपको दूसरी तैयारी कीजिए जिसमें चुपचाप घूंघट निकाल के जाना हो और वापस आना हो। इस प्रकार का देख लीजिए, ये बोलने वाली चीजें हैं। इसमें न केवल प्री है बल्कि मेंस और इंटरव्यू और है, जिसमें बुलवाएंगे ही और कुछ ही नहीं करेंगे। वहां ये थोड़ी एक इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ रहा आपने पर कि नहीं नहीं, जेठ से आगे मैं घूंघटा निकाल के बैठ जाता हूं और आपके सामने बोलूंगी तो कैसे, मैं या बोलूंगा तो कैसे, है ना, मैं पर्ची भेज देता हूं आपको। इसलिए खड़े होकर सवाल पूछने, इस प्रकार का नहीं करना कभी। आप जितने सवाल पूछे जा सकते उतने पूछिए, क्लास में ही पूछिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके क्लास में एक सवाल पूछने से बाकी पूरी क्लास को फायदा होता है। वो जो बच्चा खड़ा होकर सवाल पूछता है, वैसा सवाल 4 लोगों का और भी होता है। फिर जब टीचर उसका जवाब देता है ना, तो 4 चीजें उसके बारे में बताता है, तो और लोगों को फायदा होता है। पर्ची का क्या, मैं पढ़ के फाड़ दूं तो भाई क्या पता, आपने पर्ची भेजी, वो सवाल मेरे को आया ही नहीं, मेरे को फाड़ दे, बोलना ही नहीं। खड़े होके पूछोगे, जवाब देना ही पड़ेगा। मैं या तो ये दूंगा कि मुझे आता है, या नहीं भी आता तो मुझे बोलना पड़ेगा नहीं आ रहा। बाकी ये थोड़ी आपने पर्ची दी, मैंने देखा यार ये तो नहीं आ रहा, अपने फाड़ दे। अब आप ये थोड़ी कहोगे बता फाड़ी क्यों फिर तो पता चल जाएगा ना किसने पर्ची भेजी है। तो वो तो आप बताना नहीं चाहते, अपनी तो आपको छुपा के रखना है खुद को। किस बात की शर्म करनी यार, खड़े होकर सवाल पूछना, अपने पर्चियां नहीं भेजनी, किसी भी विषय में कोई प्रकार की पर्चियां नहीं होनी चाहिए, खड़े होकर सवाल पूछने। 100 बात की एक बात कि 15 अगस्त 1947 तक अपने अंग्रेजों का कोई भी लेना देना नहीं था। अपने आजादी मिली राजाओं से। किसे मिली? आजाद हुए वो भारत, ब्रिटिश इंडिया जो था उस समय भारत 2 हुआ करते। एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज था, उसको बोलते ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते? एक वह भारत जिसकी अंग्रेजों से संधियां थी, जहां राजाओं का राज था, उसको बोलते प्रिंसली इंडिया। क्या बोलते? जहां प्रिंस का राज है वो तो प्रिंसली इंडिया, और जहां पे अंग्रेजों का राज है वो ब्रिटिश इंडिया। बाद में दोनों मिला दिए गए, ब्रिटिश इंडिया आजाद हुआ और प्रिंसली इंडिया को ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया गया, और वो ब्रिटिश और प्रिंसली हटा के अपना नाम केवल क्या कर दिया गया? इंडिया कर दिया गया। आई बात समझ में? तो वो जो इतिहास है वो आधुनिक इतिहास है। अब उस तरीके से देखें तो अपना तो बनता ही नहीं कुछ अपना तो खत्म ही हो जाएगा। पर हम कहते हैं कि भाई हमें आजादी मिली किससे? राजाओं से। तो हम वो पढ़ेंगे कि हमने राजाओं के खिलाफ क्या क्या किया था। और चूंकि राजा अंग्रेजों के समर्थक थे, तो हम ये मानते हैं कि हमने डायरेक्टली राजा के खिलाफ क्या, पर इनडायरेक्टली किसके खिलाफ है? अंग्रेजों के खिलाफ थे। हम उस व्यवस्था से लड़ रहे थे, व्यवस्था में राजा भी थे, व्यवस्था में कौन थे? अंग्रेज भी थे। सबसे अधिक क्वेश्चन इसी पोर्शन के आते हैं, 3 पोर्शन, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। पर सबसे ज्यादा सवाल यदि आते हैं तो किसके आते हैं? हिस्ट्री वाले लेवल से आते हैं, इसमें आते हैं। बाद में दूसरे आते हैं मिडिवल से। मिडिवल के सवाल, अब मिडिवल में क्या हिस्ट्री 2 प्रकार की आती है। मिडिवल की हिस्ट्री को एक तो कहते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री, एक बोलते हैं कल्चरल हिस्ट्री। क्या क्या बोलते हैं? तो पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री। पर अब कल्चरल हिस्ट्री हम अलग से ही पढ़ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर। वो पूरा पोर्शन अलग पढ़ लेते हैं। भाई एक क्वेश्चन पूछा कि फलाने किले का निर्माण किसने करवाया, तो किला तो कल्चर है। किसने करवाया, तो राजा पॉलिटिकल है। तो जुड़ गया दोनों, इसलिए उसके सवाल तो खूब सारे हो जाते हैं। पर फिर भी हम यदि कल्चर अलग निकालते हैं तो फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री के सवाल कम बचते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री जैसे कौन से राजा ने किसको हराया, कौन से राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा, ये हिस्ट्री कैसी होगी? पॉलिटिकल। कौन से राजा के टाइम में कौन सी बुक लिखी गई, कौन से राजा के टाइम में कौन सी पेंटिंग लिखी गई, कौन से राजा के टाइम में कौन सा त्यौहार मनाया जाने लगा था, कौन से राजा के टाइम में कौन सा हैंडीक्राफ्ट शुरू हुआ था, उस हैंडीक्राफ्ट में कौन कौन से कारीगर थे, उन कारीगरों को कहां से बुलाया गया था, उन कारीगरों की ट्रेनिंग कहां हुई थी, उन कारीगरों के लिए डिपार्टमेंट कौन सा बना था। ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है? आपकी कल्चर। तो वो इसलिए पॉलिटिकल हिस्ट्री के सवाल थोड़े कम हो जाते हैं। एंशिएंट चूंकि हाई सिलेबस ही कम है अपना, तो सवाल भी क्या हो जाएंगे? तो सबसे अधिक किसके आते हैं? तो अपने मॉडर्न शुरू करेंगे, एकदम नए पेज पे लिखो, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, या राजस्थान का आधुनिक इतिहास, ये लिखो, राजस्थान का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। नए पेज पे कंजूस, राजस्थान का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। फिर देखो 2 बातें मेरी और सुनना।
अब तो आपने जैसे रजिस्टर बना लिए होंगे वैसे बना लिए। आइंदा के बाद आप जब भी कोई रजिस्टर खरीदे नोट्स के लिए, उसमें लाइंस नहीं होनी चाहिए, विदाउट लाइंस, है ना। बिना लाइंस वाले रजिस्टर खरीदने हमेशा नोट्स बनाने के लिए। और एक वो जो बिना लाइन वाला जो पन्ना होता है अपना, एक जो पेज है, उसमें अधिकतम 12 लाइनें होनी चाहिए। कितनी लिखोगे? 10-12 लाइनें। अब तुम क्या करते हो, उस एक पन्ने में लाइनें लिखते हो 29। फिर घर पे जाके लेंस लगा लगा के देखते हो क्या लिख लाया। लिखा तो मैंने ही है, पर भगवान जाने क्या लिख लाया। खुले खुले होने चाहिए नोट्स। और घर पे जाके उनको जब पढ़ो तो हाइलाइटर होने चाहिए, हाईलाइट किए जाएं, उन पे गोले लगाए जाएं, क्या क्या चीज काम की, क्या क्या याद करनी है, उनके नीचे अंडरलाइन की जानी चाहिए। नोट्स काले पीले रहने चाहिए। यदि किसी बच्चे के नोट्स वैसे के वैसे पड़े हैं जैसे वो लिख के लेके गया था अगले दिन भी, इसका मतलब उसने पढ़ाई की नहीं, इसलिए टाइम पास करके वापस आया था। अब लिखते लो अपने। अब मैंने बताया कि मॉडर्न शुरू कहां से माना जाता है? जब से कौन आ गए थे? अंग्रेज। अंग्रेजों के आने के बाद वाला मॉडर्न है। तो अब अंग्रेज आए तो अब मैंने अभी आपको बताया कि अपने और अंग्रेजों के बीच में कॉन्टेक्ट क्यों हुआ? मराठों के चक्कर में। किसके चक्कर में? मराठे राजस्थान पर अटैक कर रहे थे, राजस्थान के राजा परेशान थे, मराठों के खिलाफ पार नहीं पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने किससे हेल्प मांगी? तो शुरुआत में अपने वालों ने हेल्प मांगी, लेकिन अंग्रेजों ने अपने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लिखो, राजस्थान के कई राजाओं ने, सम किंग्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कई राजाओं ने, सम किंग्स ऑफ राजस्थान, अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी। ट्राइड टू गेट हेल्प फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ट्राइड टू गेट हेल्प फ्रॉम ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी। तो एक बार लिख तो सही, ट्रीटी बोलते हैं, पर उस पे बाद में आएगा, अभी ट्रीटी नहीं लिखना, ट्रीटी नहीं हुई है। राजस्थान के कुछ राजाओं ने, सम किंग्स ऑफ राजस्थान, अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी। ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम ब्रिटिशर्स, जैसे 2-3 के नाम लिखो, जैसा हम बोर्ड पे उतार रहा हूं वैसा वैसा लिख लीजिए। बताओ कौन कौन से? पृथ्वी सिंह, विजय सिंह और प्रताप सिंह। पृथ्वी सिंह कहां का राजा है? आमेर का। वो अंग्रेजों से सहायता मांगता कब? 1776। विजय सिंह कहां का राजा? मारवाड़। वो अंग्रेजों से कब सहायता मांगता? और आमेर का एक और राजा कौन है? प्रताप सिंह। आमेर या का दो या जयपुर का दो, एक ही बात है। वो कब सहायता मांगता है? लेकिन अंग्रेजों ने शुरुआत में अपने पे कोई ध्यान है, अगले को जरूरत नहीं थी, अपने वालों को जरूरत थी, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं थी। फाइनली अंग्रेजों के और मराठों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई नॉर्थ इंडिया में। कहां पर हुई? अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 लड़ाइयां हुई। पहली लड़ाई साउथ इंडिया में भी। तो अब साउथ इंडिया में लड़ाई होगी तो राजस्थान क्या कर सकता? उसमें कुछ नहीं कर सकता। पर नॉर्थ में होगी तो राजस्थान वाले हेल्प कर सकते हैं। भाई बाउंड्री टच करने लगे नॉर्थ में, तो अलवर भरतपुर वाली बाउंड्री पर युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों का ध्यान गया अपने राजाओं की तरफ। तो अंग्रेजों ने कहा, रहे इनके तो पहले से भी मिसको लाए हुए पड़े हैं, इनसे थोड़ी बात की जाए। तो अंग्रेज सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में जिस राजा के साथ में संधि करते हैं वो करते हैं भरतपुर के साथ। किसके साथ करते हैं? तो अंग्रेजों की जो पहली संधि है अपने राजस्थान में वो किसके साथ है? 29 सितंबर 1803। भरतपुर के महाराजा थे अपने रणजीत सिंह। क्या नाम था? तो नॉर्थ इंडिया की कोई पहली रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि करती है वो कौन सी थी? भरतपुर। भरतपुर के राजा कौन थे? रणजीत सिंह। अंग्रेजों से कब संधि करते हैं? फिर एक संधि हुई है अपनी 14 नवंबर को। कब हुई है? ये संधि की थी अलवर के राजा ने। अलवर के राजा का नाम था बख्तावर सिंह। क्या नाम था? तो शुरुआत में अपनी 2 रियासतें संधियां करती है। कौन कौन सी? भरतपुर और अलवर। कौन कौन सी? भरतपुर कब संधि करता है?
अलवर कब करता है? भरतपुर के राजा का नाम, अलवर के राजा का नाम। भले बड़ी बात, लाइन चेंज करके 2-3 लाइनें छोड़ के लिखना ना। लिखो 29 सितंबर 1803 ईस्वी को, on 29 सितंबर 1803 एडी, 29 सितंबर 1803 ईस्वी को, on 29 सितंबर 1803 एडी, भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह ने, भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह, भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह ने, भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह, भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ संधि की थी। कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। लाइन चेंज करके लिखो। 14 नवंबर 1803 ईस्वी को, ऑन 14 नवंबर 1803 एडी, 14 नवंबर 1803 ईस्वी को, 14 नवंबर 1803 एडी, अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने, अलवर महाराजा बख्तावर सिंह, अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने, अलवर महाराजा बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ संधि की थी। कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। तो कौन कौन से दो राजा संधि कर रहे हैं बताओ देखे? भरतपुर और अलवर। भरतपुर के राजा कौन है? अलवर का राजा कौन है? किससे संधि कर रहे हैं? अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। क्या बोलते? और ये जब 1803 में संधि हुई तो अपना जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था? तो इन संधियों के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था? लिखो। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वॉज गवर्नर जनरल ऑफ, दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। कौन था? अब अंग्रेज संधियां कर रहे हैं हमसे क्योंकि अंग्रेजों के मराठों से क्या चल रही थी? लड़ाई। इतने में लड़ाई खत्म हो गई। अच्छा, दो संधियां जैसे भी भरतपुर और अपने वाले बाकियों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, हाँ हमारी तरफ भी देख लो, पर अंग्रेजों की लड़ाई बन गई तो अंग्रेजों ने वापस कोई भी ध्यान है, मामला शांत। अपने वाले बार बार कॉल करते रहते, जितनी बार कॉल करते अंग्रेजों का मोबाइल कहता जिस नंबर पर आप अभी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं नंबर अभी दूसरी कॉल पर। तो अपने वालों को नहीं मौका मिल रहा भाई साहब। इतने में अंग्रेजों और मराठों की वापस लड़ाई शुरू हो गई 1817 में। कब शुरू हो गई? बीच में 12-13 साल का गैप आया। अब की बार अंग्रेजों को वापस राजस्थान वालों की आवश्यकता की महसूस हुई और अंग्रेजों ने वापस कहा अरे यार ये तो कॉल पर कॉल लगातार आ रहे हैं। और अंग्रेजों ने उठाया अपने वालों को कॉल किया, अरे यार सॉरी क्या कह रहे थे आप? हमने कहा भाई साहब ये क्या तरीका है, मतलब पूरी रात पूरे दिन कॉल बिजी आता रहता है आपका, क्या कारण है? अंग्रेजों ने कहा नहीं तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ ही नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। एंड हमने कहा ना ना ऐसा, ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तुमने कर रखा है ना इधर ये हमारे साथ भी कर लो यार। तो अंग्रेजों ने 1817 में वापस संधियां शुरू की अपने साथ में मराठों के चक्कर में। इस बार पहले जो संधि करता है वो करता है करौली, 9 नवंबर 1817 को। कब करता है? अलवर का जो सॉरी करौली का जो राजा उसका नाम है हरबख्शपाल। क्या नाम है? तो किसने संधि कर ली? हरबख्शपाल। कब कर ली हरबख्शपाल ने? फिर संधि हुई 26 दिसंबर 1817 को। इस बार करता है कोटा, और कोटा का जो राजा संधि करता है उसका नाम है उमेद सिंह। क्या नाम है? तो 17 में कौन कौन सी दो संधियां हुई बताओ देंगे? 9 नवंबर को और 26 दिसंबर को। 9 नवंबर को कौन करता है? करौली, और 26 दिसंबर को कोटा। करौली का राजा कौन है? हरबख्शपाल। कोटा का राजा कौन है? 26 दिसंबर आ गया तो आगे जनवरी आ गया, तो साल चेंज हो गया। साल कौन सा आ गया? 1800
बाकी सारे 1818 में कर गए। जो भी रियासतें बची वो कब कर गई? सारी की सारी 1800। तो फिर एक एक याद करने की आवश्यकता नहीं, शुरुआत वाले 3-4 याद कर लें ताकि सीरीज याद रहे कौन किसके बाद करता है। तो लिखो, लाइन छोड़ के, 2 लाइनें छोड़ के लिखना। 9 नवंबर 1817 ईस्वी को और 9 नवंबर 1817 एडी। 9 नवंबर 1817 ईस्वी को, 9 नवंबर 1817 एडी। करौली के राजा हरबक्सपाल ने, करौलीज किंग हरबक्सपाल, करौली के राजा हरबक्सपाल ने, करौलीज किंग हरबक्सपाल, करौली के राजा हरबक्सपाल ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ संधि की थी, कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। लाइन चेंज करके लिखो। 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को, ऑन 26 दिसंबर 1817 एडी। 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को, ऑन 26 दिसंबर 1817 एडी, कोटा के राजा उमेद सिंह ने, कोटाज किंग उमेद सिंह, कोटा के राजा उमेद सिंह ने, कोटाज किंग उमेद सिंह, उमेद सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ संधि की थी। लाइन चेंज करके लिखो। 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में राजस्थान की अन्य रियासतें, अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अन्य रियासतें, अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान अंग्रेजों के साथ संधि कर लेती है, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ संधि कर लेती है, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। अब ये अन्य वाली अपने मिडिवल में पढ़ेंगे, किसने किसके साथ की थी, है ना। मेवाड़ पढ़ेंगे तब मेवाड़ की पढ़ लेंगे, मारवाड़ पढ़ेंगे तब मारवाड़ की पढ़ लेंगे। अब ये जब संधियां हुई है 17-18 वाली, तब जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम था? लिखो, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। अब अंग्रेजों का गवर्नर जनरल रहता था कलकत्ता। कहाँ रहता? तो वो तो अब करौली आएगा नहीं संधि करने, वो तो भरतपुर आएगा नहीं, कोई बंदा ही भेजेगा। तो इन सारी रियासतों के साथ में जिस बंदे को भेजा गया था संधि करने के लिए, उसका नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम है? तो कोई पूछे इन संधियों में किस अंग्रेज ने साइन किए थे? चार्ल्स मेटकॉफ। अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव बनके, उनका प्रतिनिधि बनके कौन आया था? लिखो, इन संधियों के दौरान, ड्यूरिंग दिस ट्रीटीज, इन संधियों के दौरान, ड्यूरिंग दिस ट्रीटीज, चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेज प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेज प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेज प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ क्या था? अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। 3 रियासतें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, कौन कौन सी बताओ देखे? उनके साथ में साइन करने वाला जो बंदा, उसका नाम था जॉन मेलकम। क्या नाम था? वो, उसकी पोस्टिंग थी, जॉन मेलकम की मालवा पोस्टिंग थी उस समय। कहां पोस्टिंग थी? मालवा मतलब मध्य प्रदेश। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ नजदीक पड़ते हैं, तो उसको कहा तू साइन कर दे। तो 3 रियासतें कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप, साउथ राजस्थान। उन तीनों के साथ में संधियां कौन करता है? लिखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के साथ संधियों के दौरान, ड्यूरिंग ट्रीटीज विद डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़,
डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के साथ संधियों के दौरान, ड्यूरिंग ट्रीटीज विद डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के साथ संधियों के दौरान, ड्यूरिंग ट्रीटीज विद डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़, जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। तो बाकी सबके साथ तो साइन किसके हैं? मेटकॉफ। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ साइन किसके हैं? अंग्रेजों ने अपने राजस्थान की सारी रियासतों के साथ चला चला के संधि, अंग्रेज गए। मतलब 1817-18 वाली जो संधियां है ना, इनमें तो जमस्टोड आया है राजस्थान। एक एक राजा से जाके बात की गई, हमसे संधि करो, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दो। तो सारे राजाओं ने संधियां कर ली। अपने यहां मारवाड़ के राजा ने संधि की थी 6 जनवरी 1818 को। कब संधि की थी? मारवाड़ का जो राजा संधि करता उसका नाम था मानसिंह। क्या नाम था? तो मारवाड़ का महाराजा मानसिंह 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है? संधि। तो अंग्रेजों ने पूछा, भाई तुम कहां के राजा? उसने कहा मारवाड़ का। तो तुम्हारे मारवाड़ में कौन कौन से इलाके आते हैं? उसने कहा लो बता देता हूं। उसने कहा मेरी राजधानी है जोधपुर। ठीक है, और तेरे पास क्या है? उसने कहा ये नागौर वाला इलाका मेरा है। डन। और उसने कहा ये पाली वाला इलाका भी मेरा है। ठीक। और उसने कहा बाड़मेर वाला इलाका भी मेरा है। ठीक। और उसने कहा जालोर वाला इलाका भी मेरा है। ठीक। उसने कहा सिरोही वाला इलाका भी मेरा है। उसने बाकी सारी बातें सच्ची बोली सिरोही को छोड़ के। सिरोही उसके अंडर में आता ही नहीं था। सिरोही अलग से राज्य हुआ करता, सिरोही का राजा अलग बना करता था, पर सिरोही छोटा सा था, मारवाड़ के टच करता। उसने कहा हमारा ही है। इसलिए अंग्रेजों ने सब राजाओं के साथ जा के संधि की, अंग्रेज सिरोही गए नहीं। सिरोही वाले कोट पैंट सिला के ऊपर तक बटन बंद करके तैयार बैठे हैं कि अंग्रेज आएंगे और हम उनसे क्या करेंगे। अंग्रेज जा ही नहीं रहे भाई साहब। तो 5 साल बाद, कितने साल बाद? 11 सितंबर 1823। कब की बात है? सिरोही का राजा है शिव सिंह। राजा का नाम क्या है? शिव सिंह। अंग्रेजों के पास जाता है और शिव सिंह अंग्रेजों को जाकर कहता है ऐसी क्या खता हुई, हमने कौन सी मोरनी के बाटे मारे जो आपने पूरे राजस्थान के साथ संधियां की और हमें छोड़ दिया। अंग्रेजों का भाई साहब आपका परिचय, आप कौन? तो राजन का परिचय मैं खुद नहीं देता, लोग रखता हूं। दो परिचय दो पहले मेरा। मंत्री गए, उन्होंने कहा साहब सिरोही महाराजा साहब है और इनके साथ आपने संधि नहीं की। अंग्रेजों का बैठो साहब, पहले बताओ आपका राज्य कहां पड़ता है? मेरा राज्य राजस्थान में। अरे हो ही नहीं सकता, पूरे राजस्थान के साथ संधि कर ली। राजा ने कहा वही तो मैं कह रहा हूं, जब पूरे राजस्थान के साथ संधि कर ली हमें क्यों छोड़ा? हमसे भी संधि कर लेते हैं। आता कहां है आपका इलाका बताओ? ये रहा, ये आता है मेरा सिरोही। अंग्रेजों का वैसा देखो, इतना मूर्ख मत समझो, ये तो मारवाड़ का पार्ट है। आपको किसने बताया मारवाड़ का पार्ट है? मारवाड़ के राजा ने, मान सिंह ने संधि की तो उसने कहा था हमारा पार्ट है। अरे वो झूठा आदमी है, वो झूठ बोलता है, हम उनके पार्ट है। और उसने कागज दिखाए थे, कागज भी झूठे हैं उसके। हुआ क्या था, एक बार सिरोही के राजा कोई मथुरा साइड में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सिरोही से जोधपुर होके जाना पड़ता, तो जोधपुर बड़ा था, शक्तिशाली था। तो जोधपुर वालों ने सिरोही के राजा को पकड़ लिया और पकड़ का कागज पे साइन कर, तू हमारे अंडर में। कोई पुराना एक राजा था उसने, तो अब सिरोही वालों को लगा फालतू की पंचायत, उसने साइन कर दी बेचारे ने, हाँ तुम्हारे अंडर में। अब वो एक बार तो कह के चला गया, दर्शन करके वापस सिरोही गया। सिरोही जाने के बाद उसने कहा मैं तुम्हारे अंडर में ना तो कभी था ना हूं ना रहूंगा, तुम्हारे जी में है ना तब आ जाना। कि तू कागज लेके गया था, उसने कहा रख लो तुम्हारा कागज, तुम जानो तुम्हारा कागज जाने। तो सिरोही वालों ने कभी जोधपुर वालों का अधीनता मानी? तो उन्होंने कहा वो कागज फर्जी है उस आदमी का, वो लेके लेमिनेशन करवा रखा कागज का, दिखाते रहते हैं जोधपुर वाले कि हमारे अंडर में, हमारे अंडर में, हम उनके अंडर में आते। तो अब इस बात का फैसला कौन करे कि अंडर में आते हैं कि नहीं आते? सब इतिहासकार से पूछो। इतिहासकार जेम्स टोड उन दिनों राजस्थान ही था शुरुआत के अंदर। तो अगर साहब टोड से पूछ लो, तो टोड से पूछा तो टोड ने फाइनली इनका रिजल्ट दिया। टोड ने कहा ना साहब, सिरोही मारवाड़ के अंडर में आता नहीं है, क्योंकि मारवाड़ में जो राजा है वो तो है राठौड़। कौन है? और सिरोही में जो राजा वो है चौहान। और राठौड़ और चौहान दोनों डायनेस्टी अलग अलग है, इनका आपस में कोई लेना देना। तो अंग्रेजों को पता चला कि सिरोही अलग है, तब अंग्रेजों ने सिरोही के साथ संधि कब की? तो अब वो आता है कि राजस्थान की अंतिम रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि करती है, क्योंकि पल्ले पड़ जाएगी ना बात। लिखो 11 सितंबर 1823 ईस्वी को
On 11 September 1823 AD. ग्यारह सितंबर 1823 ईस्वी को on 11 सितंबर 1823 AD सिरोही के राजा शिव सिंह ने, सिरोही किंग शिव सिंह, सिरोही के राजा शिव सिंह ने, सिरोही किंग शिव सिंह अंग्रेजों के साथ संधि की थी, कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ संधि की थी, कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। ब्रैकेट में लिखो राजस्थान की अंतिम रियासत, ताकि याद रहेगा, लास्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। यह संधि जब हुई तब अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट। क्या नाम था? लिखो। इस समय लॉर्ड एमहर्स्ट अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड एमहर्स्ट वाज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड एमहर्स्ट अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड एमहर्स्ट वाज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड एमहर्स्ट कौन था अंग्रेजों का? अब गवर्नर जनरल तो कहां रहता था? कलकत्ता। तो किसी बंदे को भेजेंगे साइन करने के लिए, तो सिरोही वाली संधि पे जिस आदमी के साइन है भाई, ये तो बाद में हुई ना, उस बंदे का नाम है अलेक्जेंडर स्पियर्स। क्या नाम है? दोबारा बोलो, क्या नाम है? लिखो। इस संधि के दौरान ड्यूरिंग दिस ट्रीटी, इस संधि के दौरान ड्यूरिंग दिस ट्रीटी अलेक्जेंडर स्पियर्स अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। अलेक्जेंडर स्पियर्स वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। इस संधि के दौरान ड्यूरिंग दिस ट्रीटी अलेक्जेंडर स्पियर्स अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। अलेक्जेंडर स्पियर्स वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। अलेक्जेंडर स्पियर्स अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। अलेक्जेंडर स्पियर्स वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको पूछे राजस्थान की पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की? भरतपुर। राजस्थान की अंतिम रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि की, है ना, पहली रियासत ने कब की थी? 1803। अंतिम ने कब की थी? 1820 साल लगे, 3 से 23, है ना। पहले 3 में हुई है क्योंकि अंग्रेज मराठा, अपनी संधियां तब हुई है जब अंग्रेज मराठों की लड़ाइयां हुई। अंग्रेज मराठों की लड़ाई 1803 में हुई। 3 में अंग्रेजों ने हमारे 2 रियासतों के साथ संधियां की, अलवर और भरतपुर। 1817 में लड़ाई हुई, फिर उन्होंने संधियां की। 17 वाले 18 तक लड़ाई चली थी, तो 17 में भी संधियां हुई और 18 में। सिरोही क्यों पीछे रह गया था बताई दिया मैंने, है ना। चक्कर पड़ गया था कि मारवाड़ वाला अंग्रेजों को मूर्ख बना गया था। अब मानसिंह बड़ा गजब आदमी था मारवाड़ वाला। अब क्या, अंग्रेजों के साथ जब संधियां हुई थी तो इन संधियों का मतलब था कि अंग्रेजों का दुश्मन राजा का दुश्मन होगा और राजा का दुश्मन अंग्रेजों का। तो दोस्ती का मतलब तो ये बना, आप मेरे काम आओगे, मैं आपके काम आऊंगा। आपकी लड़ाई हो मैं आऊं, मेरी लड़ाई हो आप आओ। मानसिंह बड़ा गजब आदमी था। मानसिंह ने भारत में जो जो अंग्रेजों के खिलाफ था सबको जोधपुर में रख लिया था। अंग्रेज जोर मार के मर गए कि हमारा दुश्मन वापस दूसरे का नहीं दे रहा, तुम्हारे जो किया जाए वो कर लो, हम हमला कर देंगे, कर लो। अंग्रेजी बेचारे नए नए आए थे, इधर हमले वगैरह करने नहीं चाहते थे ज्यादा, तो अंग्रेजों ने पंगे भी नहीं लिए। और मानसिंह फाइनली तो ऐसा हो गया था कि मैं अंग्रेजों से बात नहीं करूंगा, बात ही नहीं करूंगा। तो अब ये तो कैसे हो सकता है, आप मेरे सामने आके खड़े हो जो, तो मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ, बात नहीं करूंगा। फिर अंग्रेज पावरफुल भी थे, तो आप सीधा सीधा कैसे मना कर दो। तो मानसिंह ने कहा मेरी जबान चली गई, आवाज खत्म। तो वो 2 साल तक किसी से नहीं बोला, मतलब अंग्रेजों से ना बोलने के चक्कर में किसी से बोला ही नहीं, चुपचाप बैठा रहता। तो जेम्स टोड लिखता है कि वो हमारी बातें सुन के मुस्कुराता रहता था पर बोलता नहीं था। तो वो अंग्रेज कहते तो समझ, हाँ बोलो राजा जी। अब जब अगला कुछ बोल ही नहीं रहा तो भाई साहब क्या एक्शन लो। तो मान सिंह गजब आदमी था, तो सिरोही वालों के चक्कर में अंग्रेजों को मूर्ख बना गया वो। और उसने कहा भाई साहब सिरोही मेरे अंडर में, इसलिए सिरोही के साथ संधि क्या हुई सबसे लास्ट में, है ना। समझ गए लास्ट में क्यों हुई। अब अंग्रेजों ने सबके साथ संधियां कर ली। अंग्रेजों की राजधानी कहां पर? कलकत्ता। अंग्रेजों ने कहा आपको काम हो तो हमें बताना, मतलब गवर्नर जनरल को बताना। गवर्नर जनरल कहां रहता है? कलकत्ता। तब करौली का राजा कलकत्ता कैसे समाचार भेजेगा? तो अंग्रेजों ने कहा भाई चिंता मत करो, हम हमारा एक बंदा राजस्थान में छोड़ देते हैं, आप तो उसको बता दो, फिर वो जाने उसका काम जाने। उसको ये बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते? जेम्स टोड को भेजा इन्होंने। पश्चिमी राजपूत राज्यों का क्या बनाया गया उसको, और उसका हेडक्वार्टर कहां बना दिया?
अब राजस्थान वालों को समस्या हो तो टोड को कह दो, आगे टोड अपने आप देख लेगा। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों को समझ में आया भाई राजस्थान बहुत बड़ा है, पर एक पॉलिटिकल एजेंट से पार पड़ेगी। फिर उन्होंने सब जगह बना दी। करौली का पॉलिटिकल एजेंट करौली में रहेगा, जैसलमेर का पॉलिटिकल एजेंट जैसलमेर रहेगा, बीकानेर वालों का बीकानेर और भरतपुर वालों का। तो प्रत्येक रियासत में अंग्रेज अपना एक बंदा छोड़ते, उसको क्या बोलते थे? पॉलिटिकल एजेंट। कहां रहेगा वो? कहां रहता पॉलिटिकल एजेंट? राजधानी। जिस राजा के साथ संधि हुई उस राजा की राजधानी। करौली वाला करौली में, भरतपुर वाला भरतपुर में। इसलिए उसका एक नाम और था, रेजिडेंट। क्या बोलते थे? क्योंकि उसका तो रेजिडेंस था। तो जिस अंग्रेज का रेजिडेंस है वो क्या हो जाएगा? अच्छा, वो अंग्रेज करेगा क्या? तो राजा और अंग्रेजों के बीच में बातचीत करेगा। तो किस प्रकार की बात करेगा? पॉलिटिकल। दो लोगों के बीच में जो होता है वो क्या होता है? एजेंट। तो जो अंग्रेज राजा के पास रहता था उसके दो नाम थे अपने यहाँ पे। क्या क्या दो नाम बताओ? या तो आप उसको रेजिडेंट बोल दो या क्या बोल दो? पॉलिटिकल एजेंट। शुरुआत में जिन्होंने पूरे राजस्थान का टोड को बना दिया था, बाद में इन्होंने धीरे धीरे सब जगह अलग अलग बनाने शुरू कर दिए थे। लिखो, लाइन छोड़ के लिखना है, संधियों की बात होगी। देखो, प्रत्येक रियासत में इन एवरी स्टेट, प्रत्येक रियासत में इन एवरी स्टेट एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। प्रत्येक रियासत में इन एवरी स्टेट एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड, जिसे रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। हु वॉज नॉन एज रेजिडेंट और पॉलिटिकल एजेंट, जिसे रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। हु वॉज नॉन एज रेजिडेंट और पॉलिटिकल एजेंट। अब मान लो करौली के राजा को कोई काम है अंग्रेजों से, तो करौली का राजा किसको कहेगा? करौली के पॉलिटिकल एजेंट को। पॉलिटिकल एजेंट किसको कहेगा? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल कहां पे रहता है? तो वो तो उतना ही दूर पड़ गया। भाई करौली का राजा समाचार भेजो, भाई करौली का रेजिडेंट भेजो, कलकत्ता तो वहीं रहना है। ये थोड़ी है कि करौली वाला रेजिडेंट कलकत्ता को खींच के नजदीक ले आएगा, तो ये तो दूर पड़ता है। तो ये कहा गया कि राजस्थान का कोई भी रेजिडेंट, यदि राजस्थान के राजा को समस्या हो तो दिल्ली समाचार भेज दे। कहां भेज दे? क्योंकि दिल्ली पे अंग्रेज कब्जा कर चुके थे, दिल्ली समाचार भेज दे, बाकी हम जाने हमारा काम जाने। ठीक है। तो दिल्ली में एक ऑफिसर बिठाया जो राजस्थान वाले सारे रेजिडेंट के ऊपर था, इसलिए उसको बोलते रेजिडेंट फॉर राजपूताना। क्या बोलते? भाई अपने यहाँ पे अलग अलग रियासत है, जैसे बीकानेर है तो उसको क्या बोलेंगे? रेजिडेंट फॉर बीकानेर। करौली का होगा उसको रेजिडेंट फॉर करौली। कोटा का होगा उसको रेजिडेंट फॉर कोटा। और जैसलमेर का होगा उसको रेजिडेंट फॉर जैसलमेर। अब इन सब के ऊपर राजस्थान का होगा, इसलिए उसको क्या बोलते? राजस्थान को तब राजपूताना कहते थे, तो उसका नाम क्या कर दिया इन्होंने? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। वो जो पहला आदमी अपना बनाया गया था उसका नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम था? तो पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना मतलब पूरे राजस्थान के जो मैटर देखने वाला पहला आदमी था वो कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी। और ये कहां रहेगा? दिल्ली। कहां रहेगा भाई? इसका हेडक्वार्टर कहां पे था? दिल्ली। लिखो, हेडिंग डालो, डेविड ऑक्टरलोनी। देखो, यह प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। ही वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। यह प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। ही वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। मुख्यालय दिल्ली लिख लो, हेडक्वार्टर। ये कहां पे रहता था? दिल्ली। हेडक्वार्टर, मुख्यालय। तो पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना कौन बनाया गया था? डेविड डॉक्टर लोनी। क्या नाम था? डेविड डॉक्टर लोनी। और डेविड डॉक्टर लोनी का मुख्यालय कहां पे था? मस्ताद में था। डेविड डॉक्टर लोनी के 13 या 14 पत्नियां थी, इंडियन सारी की सारी, अलग अलग धर्म समाज देश की लेके आया था। और इसकी फोटो है वैसी दिल्ली में, बीच में खुद बैठा है, साथ इधर बैठी है, साथ इधर बैठी। हुक्का पीता था तो खुद ने एक कस खींचा, फिर साथ वाले को खींच।
बेटा बेटा मजे करता था दिल्ली, है ना। अभी कोरोना के अंदर दिल्ली में कोई मस्जिद थी, वो मस्जिद गिर गई। तो यार मस्जिद गिर गई, मस्जिद, बरसात हुई थी कोरोना में, दिल्ली में बहुत भयंकर बारिश हुई थी, तो मस्जिद गिरी है। तो ये मस्जिद कब की है? बहुत पुरानी मस्जिद है, 200 साल पुरानी मस्जिद है। अरे 200 साल पहले कौन बनवा के गया था? तो पता चला डेविड ऑक्टरलोनी की वाइफ, इसकी कोई वाइफ थी, वो मुस्लिम रही होगी, उसने कहा कि मस्जिद बनवानी, अगले की दिल्ली में चल दी, उसने कहा बनवा। अब 200 सालों में बाद में सार संभाल नहीं हुई होगी, तो बाद में मस्जिद कोरोना में गिर गई होगी। कोरोना में वैसे भी बंद पड़ा था सब कुछ, सार संभाल नहीं हुई तो गिर गई वो। तो डेविड ऑक्टरलोनी वह आदमी है जिसने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी और राजस्थान के 2 बड़े सेंटर पे कब्जा किया था, मराठों से छीने थे उसने, दिल्ली और अजमेर। क्या क्या? मराठों से लड़के दिल्ली पर कब्जा करने वाला आदमी था, तो वो कौन था? मराठों से लड़के अजमेर पे कब्जा करने वाला कोई आदमी था। तो अजमेर ऐसी जगह थी हमारी जहां पर हमारे राजाओं का राज नहीं था, अंग्रेजों का राज था। किसका राज था? अपने राजा नहीं बैठते थे, क्या बैठते थे? अंग्रेज। अंग्रेज डायरेक्ट, क्योंकि अंग्रेजों ने सीधा किससे छीना था? मराठों से। किससे छीना भाई? पहले मराठों के पास था अजमेर। भाई हुआ क्या था, मराठे अपने यहां लूटपाट मचाते। मराठे जब लूटपाट मचाया करते तो मान लो किसी राजा से मराठों ने लड़ाई लड़ी, उस राजा को हरा दिया, हराने के बाद अंग्रेज मराठे उसको जो रुपए दे, तो उस राजा ने कहा मेरे पास तो है नहीं, तुम 10 लाख रुपए मांग रहे हो यार, 10 लाख कहां से ला के दूं? तो फिर कहते तेरी जमीन पे कब्जा करेंगे। तो जोधपुर के राजा से मराठों ने अजमेर ले लिया था। क्या ले लिया था? अजमेर किसके पास था? मारवाड़ के राजा के पास। मारवाड़ का तो जोधपुर को देख की बात है, मारवाड़ के राजा के पास। मराठों को रुपए भर नहीं पाए, इसलिए मराठों ने कहां पर कब्जा कर लिया? मराठों से लड़ाई हुई अंग्रेजों की, मराठे हार गए, इसलिए अजमेर में कौन आ गए? तो हमारी कोई एक जगह जहां पर अंग्रेज डायरेक्टली रूल करते थे, वो कौन सी थी? अजमेर थी। बाकी अपने किसी भी जगह पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। अंग्रेजों ने अजमेर पे कब्जा किया था 25 जून 1818। कब कब्जा किया था? और वो अधिकारी भी यही था, ऑक्टरलो नहीं था जिसने अपने यहां अजमेर पर कब्जा किया था। याद रहेगी बात आपकी? नीचे लाइन छोड़ के, 2 लाइनें छोड़ के लिखो, 25 जून 1818 ईस्वी को, ऑन 25 जून 1880, 25 जून 1818 ईस्वी को, ऑन 25 जून 1880, अंग्रेजों ने अजमेर पर अधिकार कर लिया था। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड अजमेर। अंग्रेजों ने अजमेर पर अधिकार कर लिया था। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड अजमेर। अंग्रेजों ने किस पर अधिकार कर लिया था? अजमेर पर अधिकार कर लिया था। कब? 25 जून 1818 को। अब कई साल तक अंग्रेज राजस्थान को दिल्ली से चलाते रहे। कहां चलाते रहे? रेजिडेंट फॉर राजपूताना उनका कहां बैठता था? दिल्ली। मतलब राजस्थान वालों को कोई समस्या तो कहां जाओ? दिल्ली। फिर अंग्रेजों को लगा तो गलत है यार, हम राजस्थान को उस जगह से चला रहे हैं जो खुद भी राजस्थान में नहीं है। तो दिल्ली राजस्थान का पार्ट तोड़ था, दिल्ली तो अलग था। तो राजस्थान को ऐसी जगह से चलाओ जहां पर राजस्थान के बीच में, तो वो जगह कौन सी हो सकती थी? अजमेर में 2 चीजें फेवरेबल थी, एक तो अजमेर राजस्थान का सेंटर है, दूसरा अजमेर अंग्रेजों के पास ही है, अपनी जगह है, सेंटर और है, तो क्यों ना अजमेर में बैठ के राजस्थान को कंट्रोल किया जाए। राजस्थान के राजाओं के साथ में जो भी रेजिडेंट बैठे हैं, वो आज के बाद न्यूज कहां पर पहुंचा देंगे? आगे अजमेर। फिर अजमेर में जाने, अजमेर में काम जाने, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। फिर एक का ये जो नाम है ना, रेजिडेंट फॉर राजपूताना, ये चेंज करो। कैसे? कि रेजिडेंट फॉर करौली, रेजिडेंट फॉर कोटा, रेजिडेंट फॉर भरतपुर, फिर रेजिडेंट फॉर राजपूताना, तो बस सिमिलर सिमिलर लगता है। तो क्या किया जाना चाहिए? तो कि एक आदमी करता क्या है, रेजिडेंट फॉर राजपूताना क्या करता है कि रेजिडेंट से सूचना लेता है, गवर्नर जनरल को देता है। किसको देता है? इसका मतलब ये गवर्नर जनरल का एजेंट है। किसका एजेंट है? कौन? रेजिडेंट फॉर राजपूताना किसका एजेंट है? इसलिए इसका नाम ही कर दिया गया एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या नाम किया गया? एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है, इसका ऑफिस कहां पर बनाएंगे? अजमेर। कहां पर बनाएंगे? और अंग्रेजों ने ऑफिस बनाया था 1832 में। कब बनाया था? और वो जो पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल अपने राजस्थान में भेजा गया, उसका नाम था अब्राहम लॉकेट। क्या नाम था? तो कोई पूछे राजस्थान का पहला एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? कहां पे आया वो? कब बनाया गया? तो 1832 में एजीजी बनने शुरू हो गए, अजमेर उसका हेडक्वार्टर हो गया था। और पहला एजीजी कौन भेजा गया था? देखो 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी, 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी, अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर।
अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी समझोगे ना मतलब क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल, बोलो देखे। अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। लाइन चेंज करके लिखो। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। अब्राहम लॉकेट क्या था? राजस्थान का पहला एजीजी था। पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना कौन था? डेविड ऑक्टरलोने। कौन था? उसका हेडक्वार्टर कहां था? दिल्ली। पहला एजीजी कौन था? अब्राहम लॉकेट। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? अब ऐसा, अजमेर को अंग्रेजों ने अपना मुख्य अड्डा बना लिया राजस्थान, लेकिन अजमेर में अंग्रेजों को लगी गर्मी, तो लगा हाय गर्मी, यहां तो पार नहीं पड़ेगी भाई साहब। तो राजस्थान में कोई ऐसी जगह जहां पे थोड़ी ठंड हो का? आबू। क्या हो सकता था? आबू हिल स्टेशन था, पर आबू तो अंग्रेजों के पास था ही नहीं। आबू तो सिरोही के राजा के पास है। तो अंग्रेजों ने सिरोही के राजा कहा कि प्लीज आबू बेच दो। तो आबू किससे खरीदा अंग्रेजों ने? सिरोही के राजा। और फिर आबू में अपना हेडक्वार्टर बनाया उन्होंने 1845 में। कब बनाया? अजमेर हेडक्वार्टर था, एक और हेडक्वार्टर स्टेब्लिश किया उन्होंने। वो कौन सा किया? आबू। देखो 1845 ईस्वी में, इन 1945 एडी, 1845 ईस्वी में 1945 एडी, आबू में भी एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट आबू ऑल्सो। आबू में भी एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट आबू ऑल्सो। आबू में भी एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट आबू ऑल्सो। आबू में क्या स्थापित किया गया? एजीजी मुख्यालय। तो अब एजीजी के दो मुख्यालय हो गए, एक तो कहां पे हो गया? अजमेर। एक कौन सा? मुख्यालय तो अजमेर ही था, पर ये कहा गया गर्मी लगे तो आबू जाना है। गर्मी लगे तो कहां जाना है? पर फिर अंग्रेज आबू ही रहने लग गए, अजमेर रहना ही बंद हो गया, गर्मी लग रही। तो खैर ये तरीका गलत है। आबू तो राजस्थान का एंड है, आबू के बाद तो गुजरात शुरू हो जाता है। तो राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान के बीच में बैठे हैं या साइड में जाके बैठे हैं? बीच में क्या था? तो अजमेर जाओ। अंग्रेज कहते हैं हमें गर्मी लगती है। फिर 1864 में रूल लेके आए अंग्रेज कि ना, 6 महीने, 6 महीने अजमेर और 6 महीने, 6 महीने तो अजमेर रुकना ही पड़ेगा आपको। लिखो चेंज हो जाएंगे ना। लिखो 1864 ईस्वी में, इन 1964 एडी, 1864 ईस्वी में, 1964 एडी, अजमेर तथा आबू में 6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड इन अजमेर एंड आबू। अजमेर तथा आबू में 6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड इन अजमेर एंड आबू। अजमेर तथा आबू में 6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड इन अजमेर एंड आबू। मतलब गर्मियां गर्मियां तो कहां पे रहोगे? आबू। कहां पे रहोगे? आबू। और सर्दियां होती, कुल मिला के था गर्मियां काट लो आबू में और सर्दियों में कहां पर आ जाओ? ये रूल आज दिन तक है, आज दिन तक, अभी तक, 18 दिसंबर 2025 तक आज भी। अब एजीजी तो अपने होता नहीं, अब बनते हैं राज्यपाल। कौन बनते हैं? आज भी राज्यपाल महोदय गर्मियों में आबू रहते हैं। जैसे गर्मियां आएगी, मई जून वाले महीने आएंगे, तब राज्यपाल कहां चले जाएंगे? और सर्दियों में अब अजमेर क्यों जाएंगे? जयपुर आएंगे। भाई अब राजस्थान कंट्रोल अजमेर से होता है कि जयपुर से होता है? पर गर्मियों में तो आज भी कहां जाते हैं? तो गर्मियों में जाते हैं आबू, और सर्दियों में आ जाते हैं, क्योंकि आबू में नहीं पड़ती गर्मी, जयपुर में नहीं पड़ती। देख लो, पड़ रही है सर्दी है। हाफ बाजू की शर्ट में बैठा है जयपुर के अंदर, और क्या हो रहा है? कैसे लगी तेरे को सर्दी?
है? जयपुर में लग रही है क्या सर्दी तेरे को? हाँ, जयपुर की बात कर रहा हूं, तो जयपुर में ठंड पड़ती ही नहीं। जयपुर में ठंड, जयपुर में थोड़ी बहुत अपने को ठंड लगेगी 25 दिसंबर के बाद, और वो लगेगी 10 जनवरी तक। कब तक? कब से? 15 दिन। उसमें भी एक हाफ स्लीव की स्वेटर हो, जयपुर की ठंड रुक जाती है उससे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन जयपुर के लोग छतों पर बनियान में पतंगे उड़ाते हैं। यहाँ काय की ठंड है भाई साहब? इसलिए जयपुर में एक रजाई मिलती है, उसका नाम है पाव रजाई। क्या नाम है? पतली सी रजाई आती है कि साहब पाव रजाई, जयपुर की बहुत फेमस रजाई, सर्दी रुक जाती है, मगर जयपुर की रुकती है खाली, और कहीं की नहीं रुकती उसमें, क्योंकि जयपुर में ठंड भी पाव भी पड़ती है। तो रजाई भी कौन से काम आ जाए? पाव रजाई। पाव रजाई ओढ़ के कोई चुरू में सो जाए, सुबह तक पाव भी मिले, 3/4 गायब हो जाए भाई साहब आदमी, है ना? तो पाव रजाई अपने ले आनी है, पर लानी किसके लिए? केवल जब तुम कहीं सोचो घर पे ले जाता हूँ पाव रजाई, पापा मम्मी खुश हो जाएंगे, जूते मारेंगे पापा मम्मी, ओढ़ के सो जाएंगे, लगती तो अच्छी है, सर्दी मर जाएंगे भाई साहब रात को। तो आज भी सर्दियों में तो कहाँ जाते हैं राज्यपाल महोदय? जयपुर। गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं? पहले एजीजी का भी ये था, वो गर्मियों में कहाँ रहता था? आबू। और सर्दियों में तो अजमेर और आबू के लिए कितने कितने महीने की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों ने संधियां की, अंग्रेजों ने संधियां करके कहा राजाओं को कि हम तुम्हारी क्या करेंगे? सुरक्षा। राजा उनका कैसे करोगे? अंग्रेजों ने कहा हमारी सेना से करेंगे। कहाँ है तुम्हारी सेना? है ही नहीं तुम्हारे पास तो सेना। अंग्रेजों ने कहा अभी बना देते हैं हम सेना, तुम तो रुपए दो। तो मान लो जयपुर के राजा को उन्होंने कहा कि तू हमें महीने के 1 लाख रुपए दे दिया, साल के जितने भी मांगे कि साल के 10 लाख रुपए दे दे, और हम तेरी क्या करेंगे? सुरक्षा। अब सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? सेना। तो अंग्रेजों ने अगले दिन अखबार में विज्ञापन दिया, अगले दिन गांव गांव में समाचार भिजवाया, हमें सेना की आवश्यकता है, यदि कोई युवा सेना में शामिल होना चाहता है, 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, आओ। अगले दिन आप जैसे कई बहादुर गए, दौड़ लगाई, अंग्रेजों ने कहा इन आउट इन आउट, ये लोग इन है भाई, सारे के सारे आ जाओ। ठीक है, उन लोगों को फौज में शामिल कर लिया। अब जयपुर के युवा जयपुर की रक्षा करते हैं, जयपुर का राजा रुपए देता है, नाम अंग्रेजों का है। सेना में लड़के कहां के? रक्षा भी किसकी? रुपए भी किसके? नाम किसका? बस ये उनमें दिमाग था, तभी पूरी दुनिया पे राज कर गए। इतना सा है देश। आज दुनिया का मैप देखना जाके उसमें देखना ब्रिटेन कहाँ है, तो ढूंढने पे नहीं मिलेगा। छोटे छोटे टापू से, द्वीप से पड़े हैं साइड में जाके, और अपने पे नहीं, पूरी दुनिया पे राज किया। खाली अपने पे करके जाते तो अपने समझ लेते ऐसा, बापड़े ही थे हम तो, आगे कूट गए यार कोई भी। अमेरिका पे किसका राज? अंग्रेजों का। कनाडा पे किसका? अंग्रेजों का। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कौन? अंग्रेज। अफ्रीका में कौन? अंग्रेज। अपने पे भी कौन? पूरी दुनिया पे राज किया। अमेरिका जब आज, अमेरिका में तो अंग्रेज ही थे। अंग्रेजों के जो गुंडे होते थे ना उनके देश में, जो भी गुंडे थे, उनको अमेरिका में ले जाके छोड़ा था। जो इंग्लैंड में बदमाशियां करते उनको जेल, जो जेल में कैदी होते उनको ले जा कहां छोड़ दिया? अमेरिका। और कहा तुम भी हमारे अंडर हो। ठीक है, यहाँ भी डरेंगे कोई नहीं। थोड़े दिनों बाद में अमेरिका में जब वो सेटल हो गए, परिवार वार बसा लिए, टाबर टिकर हो गए उनके सबके, तब उन्होंने कहा, इंग्लैंड को कहा कि हम तुम्हारी गुलामी नहीं स्वीकार करते, हम आजाद होंगे, हम अलग होंगे। तो अंग्रेजों ने पूछा यार तुम अंग्रेज हम अंग्रेज, अलग क्यों होना है? तो उन्होंने कहा शर्म आती है कि एक द्वीप एक महाद्वीप पर राज करता है। एक द्वीप एक भाई अमेरिका को आप देखोगे तो अमेरिका तो बड़ा सारा पड़ा है, और ब्रिटेन को देखोगे तो अब ये वाले आके इस पे राज करके जाते हैं, ये बताते हुए शर्म आती है। इसलिए भाई साहब हम तुम्हारे अंडर में रहेंगे। मैं तो कहता हूं अपने को रहेगी थोड़े साल बाद। अपने क्या अभी तक थोड़े कमजोर है, इंग्लैंड अभी भी मजबूत है। इसलिए हम अभी भी कहते हैं इंग्लैंड ने हमारा शोषण किया, लूट के ले गया, खा गया हमें, तो नोच गया हमें, इस प्रकार की बात है। अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेजों ने ये किया। आने वाले 50-60 साल बाद भारत बहुत मजबूत होगा, इंग्लैंड कमजोर होगा। हम मजबूत होंगे तो वो हमारी तुलना में तो कमजोर हो ही जाएगा। तब यदि हम ये किसी कहेंगे कि अंग्रेजों ने हमें नोच लिया, तो अंग्रेज कहेंगे वैसा हम तो खुद ही गरीबड़े हैं यार, तुम्हें काहे नोच लेंगे। तो हमें हिस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी, और हम ये लिखेंगे कि ना, हम पहले से बहुत मजबूत थे, बीच में कुछ नौकरों की आवश्यकता थी इसलिए कुछ अंग्रेजों को हमने नौकरी करने के लिए बुलाया था, और उनको तनख्वाह दिया करते थे, इसके अलावा कुछ भी ज्यादा
भैया हर देश अपने आप प्राउड करना चाहता तो हमें भी ऐसे लिखना पड़ेगा, वरना 100 साल बाद बच्चों को कैसे समझा पाएंगे? भाई 100 साल बाद भारत बहुत मजबूत होगा, उस समय हमारे जो बच्चे होंगे उनको कहेंगे अंग्रेजों ने लूट लिया था, तो उनको याद तो लगेगा कि अपने जो बड़के थे ना, उन्होंने वैसा तंत्र था नहीं कोई, इतने कमजोर थे कि उनको कौन लूट गए, ये तो आपने खुद ही कमजोर पड़े। तो फिर वो लिखेंगे कि नहीं, फिर पर आपकी मान डाकण तो कौन कहे, अपने पूर्वजों को तो बुरा कौन बताएगा, तो कहेंगे अपने लिए वो लिखेंगे हमारे पूर्वज तो महान ही थे, हाँ वो इतने ज्यादा महान थे कि वो काम काज भी करते नहीं थे, तो उनको लगा कि यार कुछ काम करने के लिए गोरे लोगों की आवश्यकता है, इंग्लैंड से बुलाओ, नौकरों को काम दिया जाए, तू कलेक्टर बन जा, तू तहसीलदार बन जा, अच्छा तू गवर्नर जनरल हो के, तुम गवर्नर जनरल। अपने वाले बैठे रहते थे, उनसे क्या करवाते थे, काम करवाते थे। हम तो रक्षा भी खुद की खुद नहीं करते थे, हमने बॉडीगार्ड्स रख रखे थे। ये कहना पड़ेगा, क्या कहेंगे भाई साहब? तो अंग्रेजों ने अपने यहाँ पे सेनाएं बनाई थी, क्या बनाई थी, लिखो, राज्यों की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स, राज्यों की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स, अंग्रेजों ने नई सेनाओं का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड न्यू फोर्सेस, अंग्रेजों ने नई सेनाओं का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड न्यू फोर्सेस, जैसे लाइक, उतारो देखे, मैं जैसे लिखूं वैसे वैसे लिख लो, फिर अपने बात करेंगे। उतारो देखिए, सबके सब नाम लिखो। उतार लिए? 1822 में अंग्रेजों ने दो सेनाएं बनाई थी अपने यहाँ पे, कौन कौन सी दो सेनाएं? मेरवाड़ा बटालियन और कोटा कंटिंजेंट। कौन कौन सी दो बताओ? मेरवाड़ा बटालियन और कोटा कंटिंजेंट। ये जो मेरवाड़ा बटालियन थी, इसका जो हेड ऑफिस उन्होंने बनाया था, वो बनाया था ब्यावर। कहां पर बनाया था? इसके आगे लिख लो, ब्यावर। मेरवाड़ा बटालियन का हेड ऑफिस कहां पर बनाया था? ब्यावर। 1822 में एक और सेना बनाई उन्होंने, कौन सी? कोटा कंटिंजेंट। इसका हेड ऑफिस उन्होंने बनाया था देवली। ये टोंक में जगह पड़ती है अब देवली, तो देवली के आगे टोंक लिख लो। देवली, देवली कहां पर पड़ता है? टोंक। आगे 1835 में फिर उन्होंने दो सेनाएं बनाई, कौन कौन सी बताओ? जोधपुर लीजियन और शेखावटी ब्रिगेड। कौन कौन सी? जोधपुर लीजियन का जो उनका हेड ऑफिस था, वो पाली के अंदर एक जगह पड़ती है एरिनपुरा। कौन सी जगह है?
लिखो एरनपुरा। पाली में एक जगह एरनपुरा। दूसरी कौन सी थी? एक शेखावटी ब्रिगेड, ये उन्होंने बनाई झुंझुनू। अठारह सौ इकतालीस में उन्होंने एक सेना बनाई थी, उसका नाम क्या है? मेवाड़ भील कोर। क्या नाम है? मेवाड़। उदयपुर में एक जगह हेडक्वार्टर था इसका, खेरवाड़ा। खेरवाड़ा। अब मुझे बताओ 1822 में कौन कौन सी दो सेनाएं? मेरवाड़ा बटालियन और मेरवाड़ा बटालियन का हेड ऑफिस कहां पे था उनका? आपने क्या, जोधपुर से, सॉरी अजमेर से जोधपुर के बीच। कहां से कहां के? ये जो इलाका था ना, इसमें एक ट्राइब रहती थी, एक जनजाति रहती, उस जनजाति का नाम था मेर। क्या था? तो ये अजमेर से जोधपुर के बीच का इलाका कहलाता मेरवाड़ा। क्या कहलाता? जहां मेर ज्यादा रहते हैं वो कौन सा हो गया? मेर। इस इलाके में लूटपाट बहुत ज्यादा थी। एक तो मेर ही कर लिया करते, आते जाते लोगों को लूटपाट कर लिया करते। अब सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर आई? अंग्रेजों पे। तो अंग्रेजों ने कहा भाई हम किसी के साथ भी लूटपाट होने नहीं देंगे। तो लोगों ने कहा साहब लूटपाट तो होती है, देख लो इस इलाके में होती है। तो अंग्रेजों ने अपनी सेना यहाँ पर ही रख दी। अंग्रेजों ने कहा सेना रहेगी, लूटपाट, ये सेना रहेगी तो कोई भी लूटपाट होगी नहीं, हो तो हमें आके बता दो। तो अंग्रेजों ने जब ये सेना यहाँ पे रखी तो ये इलाका बड़ा वैसा था, लूटपाट वाला इलाका था। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया था, बी अवेयर। क्या बोर्ड लगा दिया? सावधान रहो, लूटपाट वाला इलाका है, थोड़ा ध्यान रखना, हमें आके बताना। फिर अपने वाली जनता ने, कोई उधर जाके आया, पूछा कहां जा गया, उसने कहा बी अवेयर गया था। बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर करते करते ब्यावर है। ब्यावर नहीं है, उसका नाम क्या है? बी अवेयर। बी अवेयर बी अवेयर करते करते क्या बना गए? तो आज के बाद ब्यावर जाओ तो उसको ब्यावर नहीं बोलना है, क्या बोलना है उसको? और वहां पे क्या रहना है आपको? बी अवेयर रहना है आपको, है ना। एक देखो जगह का नाम देखो, एरिनपुरा। कौन जगह है? अंग्रेजों का एक ऑफिसर हुआ करता था, मेजर डाउनिंग। मेजर डाउनिंग यहाँ पर पोस्टेड था। तो मेजर डाउनिंग को कहा तू एक सेना बना जो जोधपुर, सिरोही, इन राजाओं को आवश्यकता पड़े तो उधर हेल्प दी जा सके। उसने कहा ठीक है। अब उसका हेडक्वार्टर बना, तो हेडक्वार्टर बना लिया उसने एक जगह। अब इसका नाम क्या रखे भाई? सेना तो किसी ऐसे इलाके में रहेगी जहां जनता नहीं रहती हो, शहर के बीचों बीच तो सेना को रखना चाहिए, बाहर रखेंगे तो उस इलाके का नाम क्या दे? तो मेजर डाउनिंग का इंग्लैंड में खुद का गांव था, उसका नाम था एरन। क्या नाम था? तो उसने कहा यार मेरा इंग्लैंड में गांव एरन है और मुझे मेरे गांव की याद आती रहती है यार, इसलिए इस गांव का नाम एरन कर दो। मैं जहां रहता हूं इसका मतलब वो क्या है? एरन। तो उसने बेचारे ने जगह का नाम कर दिया एरन। पर अपने वालों ने कहा कि साहब एरन तो अच्छा नाम है, हमें भी अच्छा लगा, पर नाम थोड़ा छोटा है, थोड़ा लंबा करो, नाम पूरा नहीं हो रहा, पूरा करो नाम का। तो अपने वालों ने जोड़ा पूरा। क्या जोड़ा? तो अपने वाले कर गए एरनपुरा। क्या कर गए? फिर वो एरनपुरा 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 करते करते क्या हुआ है? एरनपुरा। ऐसे देखो लास्ट वाली सेना है मेवाड़ भील कोर, है ना। मेवाड़ भील कोर सेना है 1841 में। तो मेवाड़ साइड में भील जनजाति ज्यादा रहती, भील जनजाति ज्यादा रहती, तो वहां पर जो सेना बनाएगी उसका नाम क्या रख दिया गया? मेवाड़ भील कोर। और वहां पर एक सेंटर स्टैब्लिश किया गया, कौन सा था? खेरवाड़। खेरवाड़ा में आज दिन तक पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है। आज भी राजस्थान में जो पुलिस कांस्टेबल लगते हैं उनकी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहां पर है? तो ये अंग्रेजों के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से वहां सेंटर स्टैब्लिश किया हुआ था। ये टोंक में देवली, देवली है देवली, तो देवली में छावनी लंबे टाइम तक रही। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ ना, तो चीन के खूब सारे लोग हमने भी पकड़े थे, उनको देवली रखा था। अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भारत के जिन नेताओं को पकड़ा था उनको देवली रखा था। तो अपनी छावनियां अंग्रेजों के, अंग्रेजों के बाद में बड़ी काम आई है। तो कौन कौन सी सेनाएं, नाम बताओ देखे सेनाओं के? मेरवाड़ा बटालियन, कोटा कंटिजेंट, जोधपुर लीजियन, शेखावटी ब्रिगेड, मेवाड़ भील कोर। 1822 में कौन कौन सी बनी? मेरवाड़ा बटालियन। और 35 में कौन कौन सी बनी? और 41 में कौन सी बन गई? मेरवाड़ा बटालियन का हेड ऑफिस कहां था? ब्यावर। कोटा कंटिजेंट का देवली। शेखावटी ब्रिगेड का झुंझुनू। झुंझुनू। शेखावटी ब्रिगेड कहां था? झुंझुनू। जोधपुर लीजियन का और मेवाड़ भील कोर का कल पढ़ेंगे बाकी।